हेलो बच्चों, तो पहला लेक्चर जो था आपके लिए वो था लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम। आज हम लोग एक नया या दो नए चैप्टर, एक तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट और एक एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लेकर आए हैं। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि किस तरह से आपको हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, किन पॉइंट से ज़्यादा सवाल आए हैं, वो पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपने वैसा इम्प्लीमेंट करने का भी प्रयास किया होगा। बच्चों, मैं आपको 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे एक साथ पढ़ा दूं और उससे आपका कुछ भला हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थिंग है। क्यों? क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ तो पहले से भी रखी है, क्लास में भी आपको टीचर्स ने पढ़ाया ही होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो चीज़ें जिन पे हमें लास्ट टाइम पे ध्यान देना चाहिए, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया हमसे, कोई चीज़ रह तो नहीं गई हो हमसे, या कोई चीज़ हम ठीक से नहीं याद कर पा रहे, तो शायद हम लोग जो है स्ट्रेटजी में वीक हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पूरी सीरीज में यही प्रयास करने जा रहा हूँ और यही करूँगा कि आपका कोई स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो है मिस ना हो, आप कोई चीज़ रह ना जाए आपकी नज़रों से। और ख़ास बात, मुझे लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहिए तो वो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पर विशेष तौर पर कि कौन सी पेज को किस तरह से याद करना है, ये मैं अगर आपको बता देता हूँ तो याद आप स्वयं कर लोगे, ये मुझे आपकी एबिलिटी पे भरोसा है। चलिए, आज हम लोग मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टार्ट करते हैं। अच्छा चैप्टर है, ज़्यादा वेटेज तो नहीं है, 2-3 सवाल आते हैं हर साल, कई बार रेशियो बढ़ भी जाता है, बट मोर और लेस 2-3 सवाल आते हैं। देखिए, इस चैप्टर से सबसे पहले यहां से शुरुआत होती है। हम प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम शुरुआत करेंगे रूट के साथ। यहां पर रूट वाले पहले सेक्शन में टाइप्स ऑफ रूट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ रूट क्या कहना चाहता है। टाइप्स ऑफ रूट में वो ये बताना चाहते हैं कि देखिए, 3 टाइप की, थोड़ा मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ रूट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि टोटल 3 टाइप की रूट है, टाइप्स ऑफ रूट, है ना। एक है टैप रूट, एक है फाइब्रस रूट और एक है एडवेंटिशियस रूट। ना टैप रूट की बात करें तो टैप रूट में जो मेन रूट है वो डायरेक्टली रेडिकल से ओरिजिनेट होती है, उसको तो बोलते हैं प्राइमरी रूट। और इसके साथ साथ लेटरल रूट बोलूं या फिर सेकेंडरी और टर्सरी रूट बोल दूं, ये ओरिजिनेट होती है पेरिसाइकल से। इनको मिलाकर प्राइमरी रूट और लेटरल रूट को मिलके बनता है टैप रूट सिस्टम। एग्जाम्पल है मोस्टली डाइकॉट। फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करें तो हम कहते हैं कि प्राइमरी रूट जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड है। तो बहुत सारी रूट, मैनी रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती है। एग्जाम्पल दे रखा है आपका वीट, फिर आता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। हम कहते हैं कि अदर देन रेडिकल के अलावा कहीं से भी रूट का ओरिजिन होता हो तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम।
3 एग्जाम्पल है, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बेनियन ट्री। बस पहले 2 पेज में सिर्फ इतनी बात लिख रखी है। आप चाहे तो ये फोटो क्लिक कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा है। ये देखिए मैं प्रूव कर देता हूं। इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोट द डायरेक्ट इलैंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, है ना। और उसके बाद सेकेंडरी it bear lateral roots of several order that are referred to as secondary and tertiary root. The primary roots and in its branches means lateral root की बात कर रहा है, constitute the tap root system, right? इसके बाद ये क्या कह रहा है ना, एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड डाइकोट की कैटेगरी में आता है, मैंने सीधा ही डाइकोट लिख दिया था। इसके बाद बात करते हैं मोनोकोट में क्या होता है, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है और रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर, और ये लार्ज नंबर ऑफ रूट कहां से ओरिजिनेट होती है, स्टेम के बेस से होती है, इसको फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। व्हीट प्लांट में प्रेजेंट होता है। ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियन ट्री में क्या होता है, रूट अराइजेज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल, इनको एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब इतनी पूरी कहानी मैंने एक फ्लो चार्ट में बता दी, उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं रूट के मेन फंक्शन पर। द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब आपको ये पॉइंट वाइज याद रखना है, कैसे मैं आपको बता देता हूं। रूट के फंक्शंस का आपको 4 पॉइंट बता देने। मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सेकेंड फंक्शन क्या है, प्रोवाइड एनकरेज। थर्ड फंक्शन क्या है, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। फोर्थ फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। बस आपको इन 4 फंक्शन के अलावा कोई भी बात याद नहीं करनी है। और खास बात देखिए, आप नीट 2020 के अंदर यही रूट सिस्टम वाले पार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। खैर आई होप कि ये वाला पॉइंट सबको समझ आ गया होगा और इसमें क्या याद करना है ये भी समझ आ गया होगा, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। राइट, अब हम बात करते हैं रीजन ऑफ रूट के बारे में। देखिए रीजन्स ऑफ रूट, देखिए आपको यहां पर जो है ना इस डायग्राम से पढ़ना है। कैसे, सबसे पहले जो टर्मिनल पोर्शन होता है रूट सॉइल में वर्टिकली डाउनवर्ड यानी डिसेंडिंग पैटर्न में नीचे की ओर जा रही है। ये देखिए, ये रूट कैप क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। टर्मिनल पार्ट पर प्रेजेंट होता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये कहानी खत्म हो गई रूट कैप की। रूट कैप से कुछ ही मिलीमीटर ऊपर जो है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। अब ये मेरिस्टेमेटिक जो रीजन होता है, यहां पर इनकी जो सेल्स होती है इनकी क्या विशेषता होती है, तो हम कहते हैं कि ये सेल बहुत छोटी होती है, थिन वॉल्ड होती है, डेंस प्रोटोप्लाज्म। तो स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म। बस आपको 3 बातें याद रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते, रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से ठीक ऊपर का रीजन जो है उसको रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं। ये रैपिड इलोंगेशन और एनलार्जमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो रूट की लेंथ में, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों पूछा जा सकता है विच पार्ट ऑफ द रूट जो है वो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। दिस रीजन इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ इलोंगेशन। मैं फिर से इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं और मैं लिख भी दे रहा हूं, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। एक बार नीट में 2017 में क्वेश्चन भी पूछ लिया था, और ये रीजन ऑफ मैच्यूरेशन में आपको याद रखना है रूट हेयर कौन से जोन में प्रेजेंट होते, तो आपका आंसर जाना चाहिए रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। बस इतनी सी छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, आप चाहें तो रूट हेयर का फंक्शन भी याद कर सकते कि ये वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। चलिए
इस पेज पे इसके अलावा जो है ये तो हमारा रीजन ऑफ रूट हो गया, ये हमारा रूट का पार्ट खत्म हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, और नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो कौन सा है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है स्टेम, ठीक है। तो हम स्टेम वाले पोर्शन पे आ गए। सबसे पहले स्टेम के बारे में क्या क्या याद रखना है, तो रूट जैसे मैंने बोला डिसेंडिंग पार्ट है, उसी तरह से स्टेम जो है पहली बात तो असेंडिंग पार्ट है। रूट का ओरिजिन रेडिकल से होता था, स्टेम का ओरिजिन प्लूमूल से होता है। इसके अलावा है ना स्टेम में नोड्स एंड इंटरनोड प्रेजेंट होते, और द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स, व्हाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। वेरी सिंपल, अगर मैं ऐसा कोई स्टेम बनाता हूँ, ये मान लीजिए नोड है, ये मान लीजिए नोड है, ये मान लीजिए नोड है, इसके बाद मैं अगर ये कह दूँ कि इस नोड वाली जगह से क्या ओरिजिनेट हुआ है, लीफ ओरिजिनेट हो गई है, तो ये दो सक्सेसिव नोड के बीच की डिस्टेंस को क्या बोल दिया, इंटरनोड बोल दिया। अच्छा ये देखिए एक बात और समझा देता हूँ, ये नोड और इंटरनोड के देखिए ये स्टेम का अपर एक्सिस है और ये जो है लीफ है, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होता है इसी को बोलते हैं एक्जिल, और इस एक्जिल में जो बड प्रेजेंट होगी उनको बोलेंगे एक्जिलरी बड, और यहाँ पर जो बड प्रेजेंट होगी उनको एपिकल बड या टर्मिनल बड बुला देंगे, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये कुछ बेसिक बात है। अच्छा इसका मतलब हो गया एपिकल बड, एक्जिलरी बड, ये सब के सब किसके पार्ट है, शूट एपिकल मेरिस्टेम के पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या बातें हमारे काम की है। इसके अलावा जो है जैसा मैंने बोला स्टेम बियर बड विच में भी टर्मिनल और एक्जिलरी, राइट, ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा जो है मेन फंक्शंस की बात करते हैं। जब तक स्टेम यंग होता है तब तक ग्रीन होता है, जब तक मैच्योर हो जाता है डार्क ब्राउन और वुडी हो जाता है। खैर सीधा अपन आते हैं स्टेम के मेन फंक्शंस पर, क्या क्या फंक्शन है। तो हम लोग कहते हैं स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज बियरिंग लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट, इट कंडक्ट्स वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस, पहला काम ये हो गया। दूसरा काम इसका क्या है, तो दूसरा फंक्शन हो गया सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट में भी हेल्प करता है और प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करता है। पहले पुरानी एनसीईआरटी में तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम था, इसलिए आप अगर पीवाईक्यू देखेंगे उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन मॉडर्न एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, इसलिए हम इस पार्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, राइट। तो हम मॉडर्न एनसीईआरटी के लेटेस्ट एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आप इतना ही पढ़िए जितना हमारी एनसीईआरटी में दे रखा हो। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। स्टेम के बाद नेक्स्ट पार्ट आ गया अपना जो है वो लीफ वाला पोर्शन। चलिए अब मैं आ जाता हूँ लीफ वाले पोर्शन पे। तो देखिए सबसे पहली बात जो होती है, लीफ जो होती है लेटरल साइड में ओरिजिनेट होती है। दूसरी बात फ्लैट स्ट्रक्चर होती है। देखिए क्या क्या है, एक तो लेटरल साइड में ओरिजिनेट हो रही है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर होती है ना, और कहाँ पर डेवलप होती है, तो नोड पर डेवलप होती है। बियर ए बड इन इट्स एक्जिल, इसको एक्जिलरी बड बोलते हैं। लेटर ऑन एक्जिलरी बड ही क्या बनाती है, ब्रांचेज बनाती है, वेरी क्रूशियल। तो लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि स्टेम वाले पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है, और अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल का मतलब होता है न्यू लीव्स जो है वो ऊपर की ओर, और ओल्डर लीव जो है वो टुवर्ड्स बेस, राइट। तो इसको बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है इसका फोटोसिंथेसिस। इतनी सी बेसिक बात है, कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में एंट्री लेते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्रूशियल पोर्शन है, इसलिए ध्यान से सुनना। मैं आपको लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर लिख रखा है एक टिपिकल लीफ जो होती है उसका मेनली 3 पार्ट होते हैं। मैं आपको बताता हूँ 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं और किस पार्ट में क्या बात याद रखनी होती है। सबसे पहले लीफ का वो पार्ट जो इसको नोड से जोड़ता है उसको बोलते हैं लीफ बेस, है ना। तो नंबर 1 पार्ट हो गया ये। अच्छा नंबर 1 पार्ट में और क्या क्या याद रखना है, मोनोकोट्स के अंदर देखिए ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। मोनोकोट्स के अंदर द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू ए शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और हुली।
मतलब ऐसा हो जाता है, जैसे सपोज दैट ये स्टेम है, ये लीफ बेस जुड़ा हुआ है, तो इनमें ये जो लीफ बेस होता है ये एक्सपेंड होकर इस तरह से पूरे स्टेम को इस तरह से पार्शियली या कंप्लीटली कवर कर लेता है। ठीक, ये बात आपको मोनोकोट में याद रखनी है। और सम लेग्यूम प्लांट द लीफ बेस में बिकम स्वलन विच इज कॉल्ड, तो हम कहते हैं अगर लीफ बेस स्वलन हो जाए, स्वेल हो जाए, तो फिर इस स्वलन लीफ बेस को बोलते हैं पल्विनस। और किस में प्रेजेंट होता है ना, एग्जाम्पल हो गया लेग्यूम प्लांट, राइट। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दूसरे पोर्शन पे आते हैं। सेकंड पार्ट जो है पेटियोल है। पेटियोल देखिए कौन से टिश्यू का बना था, थोड़ा सा कंप्लीट नॉलेज याद रखोगे तभी चीजें समझनी आसान रहेगी। कोलेनकाइमा का, कोलेनकाइमा क्या प्रोवाइड करवाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है लचीलापन, है ना, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। तो इस देखिए अगर मान लीजिए सपोज दैट ये पेटियोल है, ये वाला पार्ट, अब ये पेटियोल है और जब हवा चलेगी तो इस तरह से लीफ को फ्लोट करवाएगा। अच्छा, पेटियोल का एक काम तो हो गया कि मान लो ये लीफ का ब्रॉड पोर्शन है, तो एक तो इसको पर्टिकुलर प्लेन के अंदर अरेंज रखने का काम करने लग गया ताकि इसको प्रॉपर सनलाइट मिलती रहे। दूसरी बात क्या होगा कि पेटियोल इसको जब फ्लोट करवाएगा तो फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन जब होता है तो लीफ की सरफेस पर वाटर की ड्रॉपलेट आ जाती है, तो जब इस तरह से फ्लोट करेगा तो लीफ को ठंडा ठंडा कूल कूल फील होगा, प्लांट का टेम्परेचर डाउन करने में हेल्प करने वाला है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, लिखा हुआ है यहां पर होल्ड द ब्लेड टू लाइट, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम इट अलाउज टू फ्लटर इन विंड देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, राइट। समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, लीफ लेमाइना। ये ब्रॉड पार्ट होता है, मेनली ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। देखिए अगर ये ब्रॉड पोर्शन है तो ऑब्वियसली इसकी ब्रॉडनेस को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ तो नीड होगी, कुछ कोई स्केलेटन तो चाहिए होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसके बीच में एक बहुत बड़ी लार्ज एंड प्रोमिनेंट वेन होती है, उसको तो बोलते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं, मिडरिब। और इससे कुछ और वेन्स ओरिजिनेट होती, इनको तो बोलते हैं वेन्स। ये तो हो गई क्या, वेन्स। और इनसे निकलने वाली को बोलते हैं वेनलेट्स। क्या बोलते हैं, वेनलेट्स। तो वेन्स, वेनलेट्स एंड मिडरिब की वजह से जो है ये इसका डेफिनिट शेप बना रहता है। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज ए चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ऐसा क्यों बोला कि एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल, क्योंकि इन्हीं वेन्स के अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम का क्या काम होता है, वाटर, मिनरल एंड फूड का कंडक्शन करना। यही वो वजह है कि बोला गया है कि ये चैनल की तरह काम करते हैं। खैर ये बड़ी क्रूशियल लाइन थी, हम सब लोगों को इसका आइडिया रहना चाहिए। अब हम आते हैं, देखिए हमने जैसा बोला कि लीफ लेमाइना के अंदर वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट होती है। नाउ अगला ही हमारा जो सेक्शन है वो इसी को लेकर है, हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो इसी को लेकर है। ये देखिए क्या है, ये देखिए मैंने ये जो दो लीफ आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रखी है, मैं इनके बारे में बात करता हूं, राइट। ये देखिए हम लोग बोलते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ लेमाइना इज टर्म्ड एज वेनेशन। देखिए दो ही तरह का अरेंजमेंट है इस पर्टिकुलर लीफ में। मैं थोड़ा सा इसको और ब्रॉड कर देता हूं आपके लिए और इसको इधर लेकर आता हूं। ये देखिए और थोड़ा सा ब्रॉड। इस पर्टिकुलर लीफ में क्या हो रहा है, वेन्स जो होती है इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है। और अगर आप बहुत ध्यान से अपनी एनसीईआरटी में देखिए, अगर स्क्रीन पर इतना फाइन नहीं दिख पा रहा हो तो यहां से और ज्यादा वेनलेट इस तरह जा रही है। मतलब वेन्स और वेनलेट का कोई डेफिनेट अरेंजमेंट है ही नहीं, मतलब ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देते, इसीलिए बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलर वर्ड का मतलब ही होता है नेट लाइक या नेटवर्क लाइक। नाउ
दूसरा आता है पैरेलल वेनेशन। आप इस डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो ये सभी वेन्स जो है वो एक दूसरे के इस तरह से पैरेलली रन कर रही है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो आपको बस इतना याद रखना है, रेटिकुलेट वेनेशन किस में होता है और पैरेलल वेनेशन किस में होता है। ये देखिए, रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है वो पैरेलल लीव्स ऑफ डाइकोट प्लांट जनरली प्रोसेस रेटिकुलेट वेनेशन, और मोनोकोट के अंदर जो होता है वो पैरेलल वेनेशन होता है। तो एग्जाम्पल के साथ आपको ये बात याद रखनी है। तो बस दो बातें याद रखनी है, एक तो रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन होता क्या है, और दूसरा जो है वो आपको ये याद रखना है कि किस में रेटिकुलेट होता है और किस में पैरेलल होता है। चलिए अपन नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं ना। नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ लीव्स। अब ये टाइप्स ऑफ लीव्स वाला फंडा कहाँ से आया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ ये टाइप्स ऑफ लीव वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया। देखिए, टाइप्स ऑफ लीव्स की बात करते हैं, है ना। देखिए, सपोज दैट ये कोई लीफ है, इसका ये लीफ लेमाइना है। लीफ लेमाइना अगर पूरा हो इस तरह से, कंप्लीट लीफ लेमाइना हो, या इसमें इंसिजन भी हो तो वो इंसिजन मिडरिब तक ना पहुंचे, तब तो इसको बोलते हैं सिंपल लीफ। अगर इस लीफ लेमाइना में इंसिजन हो जाए, कटाव हो जाए, इंसिजन मतलब कटाव, और वो कटाव मिडरिब तक पहुंच जाए तो उसको बोलते कंपाउंड लीफ। कटाव होने के बाद ये जो लीफ लेमाइना के पोर्शन बचेंगे इनको हम लीफलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीफलेट। इन लीफलेट के अरेंजमेंट के बेसिस पर कंपाउंड लीफ को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, एक पामेटली कंपाउंड लीफ। ये देखिए आपके सामने दो डायग्राम है। ये इस डायग्राम में क्या कर रखा है कि ये सारे लीफलेट है। लीफलेट जो एक कॉमन एक्सिस पर प्रेजेंट है जिसको रेकिस बोलते हैं। तो यहां पर इस तरह की लीफ को तो बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, नीम प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। पामेटली में क्या होता है? कॉमन एक्सिस नहीं होती, कॉमन पॉइंट होता है। और वो कॉमन पॉइंट कौन सा होता है? देखिए, मैंने पहले ही बोला ये लीफ बेस है, ये पेटियोल है, तो ये पेटियोल का टिप हो गया और यहां पर लीफ लेमाइना हो गया। तो अगर सारे के सारे लीफलेट इस कॉमन पॉइंट से अटैच्ड हो तो ये मेरा हाथ जो है इसके जैसी स्ट्रक्चर दिखाई, मतलब पाम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, इसीलिए वर्ड यूज किया है पामेटली कंपाउंड लीफ। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर नीट ने कभी ठान लिया कि बहुत मुश्किल सवाल पूछना है इन बच्चों से, और ऐसा सवाल कि बहुत लोगों की मतलब आप कह सकते हैं धुएं निकल जाएंगे, अगर समझिए कि उनने अगर ये पूछ दिया कि बताइए यहां पर एक्जिलरी बड होती है कि नहीं होती, तो हमने कहा था कि स्टेम का अपर एक्सिस और ये जो पेटियोल है इसके बीच ये जो एंगल होता है इसको एक्जिल बोलते हैं, और यहां पर प्रेजेंट बड को एक्जिलरी बड बोलते हैं। तो यहां पर भी एक्जिलरी बड होगी, यहां पर भी एक्जिलरी बड होगी। लेकिन याद रखिए, ये लीफ के बेस पर एक्जिलरी बड होती है, ये लीफ नहीं है, ये लीफलेट है, और लीफलेट के बेस पर कभी भी एक्जिलरी बड नहीं होती है। इसलिए अगर गलती से भी आपको अगर ये बोल दे कि अगर आपसे कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना के पूछ लिए कि बताइए एक लीफ के अंदर इतनी इतनी लीफलेट है, तो बताइए उसमें एक्जिलरी बड का नंबर कितना होगा, गलती से भी आप लीफलेट के हिसाब से एक्जिलरी बड का नंबर काउंट नहीं कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है अगर पेपर टफ बनाए और बच्चा उतना ही जल्दी उलझ जाता है। आपको नहीं उलझना है, बेसिक फंडा मैंने बता दिया है। एक्जिलरी बर्ड लीफ के बेस पर होते हैं, लीफलेट के बेस पर नहीं होते। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर समझा रखी है। ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्जिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड, बट नॉट इन द एक्जिल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ की कहानी खत्म हो गई, है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते। हमारे नेक्स्ट पेज पे जो है वो, जैसे मैंने बोला पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में कॉमन एक्सिस उसको रेकिस बोलते हैं, और ये किसमें? नीम में देखा। पामेटली कंपाउंड में जो सारे लीफलेट है वो पेटियोल के टिप पर जुड़ते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है सिल्क कॉटन। इसके बाद अपन आते हैं फाइलोटैक्सी पर। किस पर आते हैं? फाइलोटैक्सी पर। देखिए, फाइलोटैक्सी क्या होता है समझिए। फाइलोटैक्सी 2022 में यहां से क्वेश्चन आ गया था। फाइलोटैक्सी मतलब सिंपली स्टेम या ब्रांच पर, किस पर? स्टेम या ब्रांच पर
अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को बोलते हैं फाइलोटैक्सी। अब 3 तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। डायग्राम देखोगे, 1 मिनट का काम है तीनों बातें समझ आने के लिए। ये देखिए, सबसे पहले मैं इस डायग्राम पे आता हूं। चाइना रोज वाला डायग्राम देखिए। इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ऊपर से। इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए ध्यान से। ये एक नोड, इस पे एक लीफ, ये दूसरा नोड, दूसरी लीफ, तीसरा नोड, तीसरी लीफ, चौथा नोड, चौथी लीफ। एक नोड पे एक लीफ है और हर एक नोड पर बनी हुई लीफ दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आप देख लीजिए, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। इसमें देखिए, एक नोड पर 2 लीव्स है और वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसको बोलते हैं ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। तीसरा देखिए, यहां पर हम ये कह रहे हैं कि एक नोड पर बहुत सारी लीफ है और ये सारी लीफ मिलकर एक वर्ल्ड सा बना दे रही है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड। इधर आते हैं, अपने को सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। एक तो टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी डायग्राम के साथ, दूसरा कैसा अरेंजमेंट होता है, तो मैंने बता दिया अल्टरनेट में एक नोड पर एक लीफ, ऑपोजिट में एक नोड पर 2 लीफ लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट, और जो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी इसमें एक नोड पे बहुत सारी लीफ लेकिन एक के बाद एक वर्ल्ड बन रहा है ना। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी जो है वो किसमें प्रेजेंट होती है, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ऑपोजिट फाइलोटैक्सी किसमें प्रेजेंट होती है, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट। एंड वर्ल्ड फाइलोटैक्सी किसमें प्रेजेंट होती है, एल्स्टोनिया के। बच्चों फिर से बोल रहा हूं, मैथ्स द कॉलम के क्वेश्चन काफी बन जाते हैं, इसलिए आपको यहां पर ये 3 बातें ही याद रखनी है विद एग्जांपल्स। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पर, इनफ्लोरेसेंस। सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझिए, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन तो मैं आपको 2 ही मिनट में समझा दूंगा। क्या होता है कि जब तक प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं पहुंचता है तब तक वो जुवेनाइल या कह सकते हैं वेजिटेटिव फेज में रहता है। तब तक उसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है जो लगातार प्लांट की लेंथ बढ़ाता रहता है। जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचता है तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से जिन नोड पर अब तक लीफ बन रही थी वहां से अब फ्लोरल अपेंडेजेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया है। इसीलिए तो फ्लावर को मॉडिफाइड शूट बोला जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो अब मेन एक्सिस है, जिसको अब तक अपन शूट एक्सिस बोल रहे थे, आप चाहे तो अब इसको फ्लोरल एक्सिस बुला सकते हैं। इस पर फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, इसी को इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। अब कैसा अरेंजमेंट हो सकता है, तो मैं आपको सिंपली एक बात बताता हूं। दो टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है। इनफ्लोरेसेंस का, एक रेसिमोज, एक साइमोज। एक रेसिमोज, एक साइमोज। डिफरेंस देखिए आप। तो रेसिमोज में क्या होता है, मान लीजिए ये मेन एक्सिस है, इसमें जो नया फ्लावर बने, मान लीजिए पहला फ्लावर है, लेटरल साइड में बन गया फ्लावर नंबर 1, ये दूसरा फ्लावर लेटरल साइड में बन गया, ये तीसरा फ्लावर लेटरल साइड में बन गया। 2 बातें देखिए, एक तो मेन एक्सिस जो है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है, मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही। दूसरी बात देखिए, यहां पर ये ओल्डर फ्लावर है और ये न्यू फ्लावर है। मतलब न्यू फ्लावर ऊपर की ओर बन रहे, ओल्डर फ्लावर नीचे की ओर। मतलब ये कौन सा ऑर्डर हो गया, एक्रोपिटल। कौन सा ऑर्डर हो गया, एक्रोपिटल। 2 बातें याद हो गई तो साइमोज में आ जाइए। साइमोज में क्या होगा, मान लीजिए ये मेन एक्सिस है। अब मेन एक्सिस का अगर टर्मिनल पोर्शन ही फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए, तो टर्मिनल पार्ट पर अगर फ्लावर में कन्वर्ट हो गया तो मतलब मेन एक्सिस की ग्रोथ रुक गई। ये पहला फ्लावर है। तो अब क्या होगा, जो न्यू फ्लावर
ओरिजिनेट होंगे वो नीचे की तरफ से। तो मान लीजिए ये नया फ्लावर इधर की तरफ बना, मुझे बताइए ये ओल्ड फ्लावर था, ये न्यू फ्लावर था, न्यू फ्लावर नीचे की ओर है, तो क्या बोले इसको? बेसिपिटल ऑर्डर। आप पढ़ के देख लेना बच्चों, इन दो बातों के अलावा इन्फ्लोरेसेंस में और कुछ भी नहीं दे रखा है और यही मोर देन सफिशिएंट है, राइट। मैं सीधा नेक्स्ट पार्ट पे स्विच करता हूं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है फ्लावर, ठीक है। फ्लावर जो है वो एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव यूनिट है, राइट। फ्लावर में अगर मेल और फीमेल पोर्शन एक ही फ्लावर में हो तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल, और अगर एक टाइप का सेक्स ऑर्गन हो तो बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। अगेन आपको अब कैसे पढ़ना है, यहां से देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं कि हमने पहला जो क्लासिफिकेशन किया है फ्लावर का वो सिमेट्री के बेसिस पे किया है। कैसे? तो हमने कहा है 3 तरह की सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होगा? एक्टिनोमॉर्फिक में आप ऐसा साइन याद रखिए, गर्व फिल्म वाले सलमान खान वाला ऐसा, ये आप किसी भी रेडियल प्लेन से, किसी भी रेडियल प्लेन से दो इक्वल हाफ में कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 equal half by any plane, by any radial plane, तो इसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। 3 एग्जाम्पल है, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। फिर आता है जाइगोमॉर्फिक, किसी, इसको आप बाइलेटरल सिमेट्री भी बोल सकते हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 equal half by only 1 पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन। 4 एग्जाम्पल है, पी, बीन, गुलमोहर। ये आपको एग्जाम्पल रट के ही याद रखने पड़ेंगे, पैटर्न समझिए आप तो सिर्फ। एसिमेट्रिकल, कैन नॉट डिवाइडेड, किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड किया जा सकता। कैन नॉट का एग्जाम्पल भी है कैना। बस इतनी सी बात। तो कैसे याद करना है? टाइप्स ऑफ सिमेट्री याद करनी है, टाइप्स ऑफ सिमेट्री की कंडीशन याद करनी है और एग्जाम्पल याद कर लो। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैथ द कॉलम के हिसाब से आप क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए तो कोई एरर होने का चांसेस ही नहीं रहेगा। मैं नेक्स्ट पोर्शन पे आता हूं। टाइप्स ऑफ फ्लावर के बाद ये देखिए, ये हमने टाइप्स ऑफ फ्लावर के बाद नया पार्ट देखते हैं। हम ये कहते हैं कि एक फ्लावर जो है ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस हो सकता है अगर उसके अपेंडेज 3, 4 या 5 के मल्टीपल में। मैं बता देता हूं, सोलेनेसी आपकी बुक में जो फैमिली दे रखी है उसमें सेपल्स का नंबर भी 5 है, पेटल का नंबर भी 5 है और स्टेमन का नंबर भी 5 है। जब सारे फ्लोरल अपेंडेजेस 5 के मल्टीपल है तो वर्ड यूज करेंगे पेंटामेरस। लिलियसी में सब 3 के मल्टीपल में है तो ट्राइमेरस। अगर क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी में सब 4 के मल्टीपल में तो टेट्रामेरस। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर फ्लोरल अपेंडेजेस 3 के मल्टीपल में तो ट्राइमेरस, 4 में हो तो टेट्रामेरस और 5 में हो तो पेंटामेरस। इसके बाद देखिए, यहां से पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2024 में।
2024 में यहां से पेरीगाइनस का डायग्राम पूछ लिया था। तो एक तो आपको ये सारे डायग्राम आंखों में बसा लेने, हर एक डायग्राम को ध्यान से देख कर जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे अपन एंट्री लेते हैं। यहां से अपन इसी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हम ये कहते हैं कि पहली बात तो ये समझिए कि यहां पर अपन टाइप्स ऑफ जो फ्लावर पढ़ रहे हैं वो कितना क्रूशियल है। देखो मैं बताता हूं, इतने से हिस्से से आप एक बार सवाल देखिए, 2015 में, 2020 में, 2023 में लगातार इन हिस्सों से सवाल पूछे गए हैं। और मैं आपको बताऊं खास बात, जो मैं 3 बातें बता रहा हूं, अगर आप वो 3 बातें याद कर गए और हार्डली 2 से 3 मिनट का काम है, तो ये पूरा पार्ट फिनिश हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले तो ये नाम कैसे रखे गए हैं, तो देखो मैं बताता हूं। पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम, यानी टोटल 4 वर्ड होती है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो बाकी जो 3 वर्ड होती है उनकी ओवरी के रेस्पेक्ट में पोजीशन, यानी गाइनोशियम के रेस्पेक्ट में पोजीशन, इसी के नाम पर 3 टाइप के फ्लावर बनाए गए, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और हैप्पीगाइनस। हाइपो मीन्स नीचे, हाइपो मीन्स नीचे, गाइनस मीन्स गाइनोशियम, मतलब बाकी सब गाइनोशियम से नीचे, मतलब ओवरी सबसे ऊपर। तो वर्ड यूज कर दिया ओवरी सुपीरियर है। 3 एग्जाम्पल है, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। फिर आता है एपीगाइनस और पेरीगाइनस। पेरी मीन्स ऑन सेम पेरीफ्री, मतलब बाकी तीनों वर्ड्स गाइनोशियम की सेम पेरीफ्री पर है, तो हम वर्ड यूज कर रहे हैं पेरीगाइनस। तो ये देखिए 3 एग्जाम्पल है यहाँ पर, प्लम, रोज एंड पीच। जो मैंने कहा कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ओवरी को बोलेंगे हाफ इंफीरियर। फिर आता है 3 एपीगाइनस। एपी मीन्स ऊपर, गाइनस मीन्स गाइनोशियम, मतलब गाइनोशियम से बाकी सब ऊपर, यानी ओवरी सबसे नीचे, तो ओवरी हो गई आपकी इंफीरियर। तो 3 एग्जाम्पल, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। बस इतना सा याद करना है। क्या क्या याद करना है? टाइप्स ऑफ फ्लावर याद करना है और उनकी पोजीशन याद करनी है। हाइपोगाइनस में क्या पोजीशन होती है, पेरीगाइनस में क्या होती है, एपीगाइनस में क्या होती है। फिर उसके बाद आपको क्या याद करना है कि ओवरी किसमें सुपीरियर, किसमें हाफ इंफीरियर, किसमें इंफीरियर होती है। फिर आपको इनके एग्जाम्पल याद करने हैं, राइट। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पोर्शन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में स्विच करते हैं। अब हम आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर पर। तो सबसे पहले तो कैलिक्स, आउटर मोस्ट वर्ल होती है, इसकी सिंगल यूनिट को सेपल बोलते हैं। अगर सेपल आपस में जुड़े हुए हैं तो इनको बोलते हैं गैमोसेपेलस। गैमो मतलब फ्यूज, मैरिज है ना, ग्रीक वर्ड है गैमोज, मतलब जिसका मतलब होता है मैरिज, जुड़ना है ना। तो हम बोलते हैं गैमोसेपेलस मतलब सेपल्स यूनाइटेड है, और पॉलीसेपेलस मतलब सेपल्स एक दूसरे से फ्री है ना। सेपल्स का काम क्या होता है, तो एक ही काम आपको ध्यान रखना है, इनका काम होता है प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। लेटर ऑन ये वेस्टिजियल हो जाते हैं, इनका कोई रोल नहीं रहता। अब आ जाते हैं अपन कोरोला पे। तो कोरोला में कौन सी बात ध्यान रखनी है, कोरोला नेक्स्ट वर्ड होती है, कैलिक्स के अंदर की ओर होता है कोरोला, और ये जो वर्ल होती है ये बेसिकली क्या होती है, कोरोला की सिंगल यूनिट को पेटल बोलते हैं। पेटल जो होते हैं हाईली अट्रैक्टिव होते हैं कलर में भी और फ्रेग्रेंस भी देते हैं। तो ये किसको अट्रैक्ट करते हैं, बेसिकली इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है जब पोलिनेशन होता है। फिर वही बात, अगर पेटल्स यूनाइटेड हो तो गैमोपेटलस, और अगर फ्री हो तो पॉलीपेटलस। इनका शेप अलग अलग हो सकता है, ये दिया गया। लेकिन यहाँ पर सबसे क्रूशियल पॉइंट जो है 2022 में जहाँ से क्वेश्चन आया वो है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, सुनिए, एस्टिवेशन का डेफिनेशन पढ़िए। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, the modes of arrangement of sepals or petal in a flower bud with respect to the other member of the same whorl। कभी कभी बच्चे यही गलती कर देते हैं। देखिए जब मैं एस्टिवेशन की बात करता हूं तो मतलब सेपल्स का सेपल्स के रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट, पेटल का पेटल के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना है। सेपल का पेटल के रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट नहीं देखना है। चलिए यहाँ पर अब हम वर्ल की बात कर लेते हैं फटाफट। तो जो है वो एस्टिवेशन के डायग्राम ये रहे। देखिए 4 तरह का एस्टिवेशन आपको दिखा रखा है। पहले में क्या है, सभी जो चाहे तो सेपल्स हो चाहे तो पेटल्स हो,
सबके मार्जिन एक दूसरे के क्लोज तो है पर ओवरलैप नहीं कर रहे। दूसरे में क्या हो रहा है, एक मार्जिन बाहर एक अंदर, एक मार्जिन बाहर दूसरा अंदर, एक अंदर दूसरा बाहर, एक अंदर दूसरा बाहर, यानी ओवरलैपिंग का एक डेफिनेट पैटर्न है। इसमें क्या हो रहा है कि दोनों मार्जिन अंदर, दोनों मार्जिन बाहर, एक मार्जिन अंदर, एक मार्जिन बाहर, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है। और इसमें तो बहुत यूनिक है, एक सबसे बड़ा जो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, दो उससे छोटे जो लेटरल साइड में प्रेजेंट है, और दो सबसे छोटे जो एंटीरियर साइड में और आपस में फ्यूज्ड है। इसको बोलते वेलवेट एस्टिवेशन, इसको बोलते ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इसको बोलते इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और सबसे क्रूशियल, अगर सिंगल हैंडेडली कहीं क्वेश्चन पूछा जाए तो इससे पूछा जाएगा। क्यों? अब सुनिए, ये जो पोस्टीरियर होता है इसको बोलते हैं वैक्जिलम। वैक्जिलम भी बोल सकते हैं आप, चाहे तो स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, सबसे बड़ा होता है ये, है ना। जो लेटरल साइड में होते हैं दो, इनको बोलते हैं विंग्स। जो दो एंटीरियर साइड में होते हैं इनको बोलते हैं कील। और ये दोनों आपस में यूनाइटेड रहते हैं। इसीलिए तो आपने पी प्लांट का जब फ्लोरल डायग्राम देखा होगा तो उसमें एंड्रोशियम ऐसा अरेंजमेंट देखा होगा हमने स्टेमन का, कैलिक्स, कोरोला। कोरोला में आपने ऐसा देखा होगा 1 + 2 + 2। ये 2 जो है वो कील है, ये 2 जो है विंग्स है, ये 1 जो है वो स्टैंडर्ड है। ये इतना सा अगर आप याद कर लेते हो और इनके अगर आप एग्जाम्पल याद कर लेते हो, जैसे वेलवेट का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, 2022 में नीट में पूछा गया है। इसके अलावा ट्विस्टेड के एग्जाम्पल कौन कौन से? चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल कौन कौन से? केसिया एंड गुलमोहर। और देखिए 2015, 2016, 2023 इस हिस्से से सबसे ज़्यादा, फोर्थ वाले से कौन सा, जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। खैर, अब अपन नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टेमन, एंड्रोशियम। नेक्स्ट वाला है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट को स्टेमन बोलते हैं। अब देखिए, एक बात जो यहाँ से याद करनी है, मैं आपको यहाँ पर 2 क्रूशियल पॉइंट बताता हूँ। पहला क्रूशियल पॉइंट तो ये है कि ए स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। ये स्टेटमेंट वाले सवाल में आ सकता है, स्टेराइल स्टेमन को क्या बोलते हैं। अब सुनिए, स्टेमन हो सकता है आपस में जुड़ते हो सकता है वो किसी अदर पार्ट के साथ जुड़ते हो। अदर पार्ट के साथ जुड़ते तब तो बोलते हैं एडेशन ऑफ स्टेमन, और आपस में फ्यूज होते तो बोलते हैं कोहेजन ऑफ स्टेमन। चलिए एडेशन और कोहेजन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टेमन के एडेशन की, मतलब किसी अदर पार्ट के साथ। अगर पेटल्स के साथ जुड़े तो एपीपेटलस, एग्जाम्पल्स होगा ब्रिंजल। मतलब आपने फ्लोरल फॉर्मूला में वो देखा होगा कि ऐसे लिखा हुआ आता है, ये ब्रिज, मतलब स्टेमन फिलहाल किसके साथ जुड़ा हुआ है? कोरोला की सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? पेटल। उसी तरह से अगर एपीफिलस, जब ये किसके साथ जुड़ा हो? पेरियंथ के साथ। पेरियंथ क्या होता है? कैलिक्स और कोरोला जब फ्यूज हो जाते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पेरियंथ, और ये अगर पेरियंथ के साथ जुड़ा हो तो वर्ड यूज करते हैं एपीफिलस। एग्जाम्पल हो गया लिली। और अगर आपस में ना जुड़े हुए हो, सारे स्टेमन एक दूसरे से फ्री हो, तब तो बोलेंगे पॉलीएंड्रस। और अगर स्टेमन आपस में जुड़े हुए हो और जुड़कर एक बंडल बनाए तो मोनोएडेल्फस, एग्जाम्पल है चाइना रोज। 2 बनाए तो डाईएडेल्फस, एग्जाम्पल है पी। अगर बहुत सारे एक बंडल बना ले तो एग्जाम्पल है सिट्रस, पॉलीएडेल्फस कंडीशन बोलेंगे इसको। 2016 में और 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप याद रखोगे मोनोएडेल्फस क्या होता है, डाईएडेल्फस क्या होता है, पॉलीएडेल्फस, और इनके एग्जाम्पल याद करोगे। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते, लेकिन उसमें बढ़ने से पहले देयर मे बी ए वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन ए फ्लावर एज इन साल्विया और मस्टर्ड। साल्विया और मस्टर्ड में देखिए स्टेमन में 2 ही तो पार्ट होते हैं, एक तो होते हैं फिलामेंट और एक होता है इस तरह का एंथर। ये फिलामेंट
और ये एंथर। तो हम ये कहते हैं लेंथ, अगर फिलामेंट की लेंथ में डिफरेंस होगा तो स्टेमन की लेंथ में डिफरेंस होगा। दो एग्जाम्पल तो यहाँ पर लिख दिए, साल्विया और मस्टर्ड। लेकिन अगर मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा भी, क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी जो होता है इसमें एंड्रोसियम, इस पे लिखा हुआ है 2+4, इसका मतलब हो गया 4 स्टेमन अलग लेंथ के और 2 स्टेमन अलग लेंथ के। एक बार मल्टीपल एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताइए किन किन में स्टेमन का लेंथ जो है वो डिफरेंट है। तो यहां पर ये दोनों एग्जाम्पल बड़े क्रूशियल हो जाते हैं याद रखने के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। ये हमारा एंड्रोसियम वाला पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है गाइनोसियम। अब देखिए हम गाइनोसियम वाले पार्ट में स्विच करते हैं। गाइनोसियम की जब हम बात करते हैं तो गाइनोसियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। 3 सिंगल यूनिट को पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं। 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, हो सकता है कि ये पिस्टिल या कार्पल आपस में फ्यूज्ड हो सकता है फ्री हो। दोनों एग्जाम्पल याद रखने, फ्री हो तो बोलेंगे एपोकार्पस, फ्यूज्ड है तो बोलेंगे सिनकार। सिन का मतलब होता है फ्यूजन। सिनकार्पस का एग्जाम्पल जो है मस्टर्ड एंड टोमेटो। एपोकार्पस का एग्जाम्पल जो है वो है लोटस एंड रोज। आते अब प्लेसेंटेशन की बात करते हैं। प्लेसेंटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन दी ओवरी। ओवरी के अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है? देखिए ये आपके जितने भी डायग्राम दे रखे हैं ये सब प्लेसेंटेशन के डायग्राम दे रखे हैं। हर एक डायग्राम में आपको क्या बात याद करनी है बच्चों? सारी बात जो है पैटर्न पर डिपेंड करती है। अगर आप इस पैटर्न से याद रखोगे तो आपका समय भी कम लगेगा और आपको जो है सारी चीजें याद भी हो जाएगी। एक तो आपको पैटर्न याद करना है और दूसरा आपको याद करना है इसके एग्जाम्पल, है ना, किस तरह के पैटर्न में कौन सा एग्जाम्पल होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे सबसे पहले मार्जिनल प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटा फॉर्म ए रिज अलोंग द वेंट्रल suture of ovary and the ovules are born on this rows forming two on this ridge forming 2 rows as in P। मटर की फली जब आप खोलते हो तो वो जो ओव्यूल होते हैं, वो जो सीड होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, इधर 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 इधर, और वेंट्रल सूचर के अलोंग अरेंज रहते हैं। तो ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद एक्जाइल प्लेसेंटेशन, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। जब लेमन को बीच में से काटते तो आप देखते हैं किस तरह से सारे जो है अलग अलग चैम्बर के अंदर एक एक सीड प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह से जो है पेराइटल प्लेसेंटेशन की बात करें तो ये देखिए बिल्कुल जो है वो एकदम पेरिफ्री की ओर अरेंज है तो इसको पेराइटल बोलेंगे। अच्छा अगर बीच में सेंटर में प्रेजेंट हो तो ये फ्री सेंट्रल है, तो पेराइटल प्लेसेंटेशन लिख रखा है। और हम कहते हैं कि जनरली ओवरी यूनिलोक्यूलर होती है, बस फॉल सेप्टम बनने के कारण बाइलोक्यूलर होता है, जो ते मस्टर्ड और आर्जिमोन इसका एग्जाम्पल है। और उसके बाद फ्री सेंट्रल के 2 एग्जाम्पल है, डायंथस एंड प्रिमरोज, और बेसल प्लेसेंटेशन के 2 एग्जाम्पल है, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। देखिए 2019 में, 2023 में, 15 में, 22 में, 2016 में लगातार प्लेसेंटेशन से क्वेश्चन आए। आपको क्या याद करना है? टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन याद करते हैं, विद डायग्राम याद करने। अब डायग्राम के बगल में ही आप लोग लिख लीजिए इसके बारे में कि इसमें अरेंजमेंट कैसा होता है ना, पैटर्न लिख लीजिए अरेंजमेंट का। और तीसरी बात लिख लीजिए इनके एग्जाम्पल। 2-3 बार रिवाइज करेंगे, 2 मिनट का काम है, आपको ये इजीली याद हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम फ्रूट पढ़ते हैं। 2020 में कंप्लीट फ्रूट वाले पोर्शन से क्वेश्चन आ गया था, लेकिन जनरली फ्रूट से जो क्वेश्चन आता है, जो फ्रूट के बारे में हम बोलते हैं कि देखिए जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वॉल, पेरिकार्प एंड सीड। एक तो होती है फ्रूट वॉल। देखिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ही फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ओवरी में कितने पार्ट होते हैं? 2 होते हैं, एक तो ओवरी वॉल और एक अंदर वाला ओव्यूल। तो ओव्यूल तो सीड बन जाता है और ओवरी वॉल को बाद में हम फ्रूट वॉल बोलने लगते हैं। और फ्रूट वॉल बोलो या पेरिकार्प बोलो एक ही बात है। अगर पेरिकार्प हो सकता है ड्राई हो सकता है फ्लैशी हो। अगर पेरिकार्प फ्लैशी होती है तब इसको अगेन 3 पार्ट में डिफरेंशिएट है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। हमारी बुक में 2017 में यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। हमारी बुक में 2 ही फ्रूट का जिक्र है, मैंगो और कोकोनट का। दोनों ही ड्रूप फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। कहाँ से डेवलप होते हैं? दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी, है ना। तो
तो ये आपको याद रखना है, मोनोकार्पेलियड और सुपीरियर ओवरी से दोनों ही सिंगल सीडेड फ्रूट होते हैं। इसके अलावा मैंगो में पेरिकार्प। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, किस फ्रूट में कौन सा पार्ट एडिबल है? तो देखिए मैंगो में मीजोकार्प जो होता है, कौन सा पार्ट? मीजोकार्प। एक तो याद रखना है आपको कि मीजोकार्प जो होता है एडिबल होता है, किसके अंदर? मैंगो के अंदर। वही अगर कोकोनट की बात करें तो मीजोकार्प जो होता है वो फाइब्रस होता है, लेकिन कोकोनट में जो ये एंडोस्पर्म होता है ये एडिबल पार्ट होता है। अगर आप इतना पार्ट याद रख लेते हो तो आपको और कोई भी पोर्शन इसमें से याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है सीड वाला पोर्शन। देखिए मैं आपको सीड को याद रखने का तरीका बताता हूं, है ना। देखिए दो तरह के सीड होते हैं, एक तो डाइकोट सीड होते हैं और एक मोनोकोट सीड होते हैं। जो मोनोकोट सीड के एग्जांपल है व्हीट एंड मेज, डाइकोट है ग्राम एंड पी। देखिए आप इसको कैसे याद रखोगे, एक तो आपको ये डायग्राम तो याद करने ही करने, लेकिन मैं आपको इसको भी याद करने का एक पैटर्न दिखाता हूं। देखिए सीड किससे बनता है, तो हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ओव्यूल जो है वही फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है, ठीक है। तो ओव्यूल में हम दो ही तो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है इंटेग्यूमेंट और एक होता है एम्ब्रियो। तो देखिए इंटेग्यूमेंट तो बन जाती है सीड कोट, तो सीड में एक पोर्शन तो हो गया सीड कोट और दूसरा पोर्शन हो गया आपका एम्ब्रियो। अब एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंजियोस्पर्म के ओव्यूल में तो इंटेग्यूमेंट भी दो होती है, एक आउटर इंटेग्यूमेंट और एक इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट तो कन्वर्ट हो जाती है टेस्टा में, इनर इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट हो जाती है टेगमेन में। तो टेस्टा और टेगमेन और कुछ भी नहीं बल्कि सीड कोट है। एम्ब्रियो को भी आप दो पार्ट में बांट लो, कैसे? एक तो हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एक हो गया कॉटिलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस को आप दो पार्ट में बांट लो, एक रेडिकल एक प्लूमोल। रेडिकल किसको, अगर मोनोकोट है तो रेडिकल जो होता है वो कॉलियोराइजा से कवर्ड रहता है, और अगर डाइको और जो प्लूमोल है वो कॉलियोप्टाइल से कवर्ड रहता है। अच्छा, कॉटिलिडन का नंबर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। एक है तो मोनोकोट, अगर मोनोकोट है तो सिंगल कॉटिलिडन को स्कूटेलम बोलेंगे। मैं ये कहता हूं यहां से बहुत बार क्वेश्चन आ गया, इसलिए अब यहां से प्रोबेबिलिटी नहीं है। दूसरा जो बचा हुआ कॉटिलिडन होता है उसको बोलते हैं एपीब्लास्ट, सबसे ज्यादा चांसेज है उसके। डाइकोट जो होता है उसके अंदर दो कॉटिलिडन है, कितने कॉटिलिडन है? अच्छा, इन जनरली क्या होता है कि जिस कई बुक्स में क्या किया जाता है, सीड के तीन पार्ट बना है, सीड कोट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। मैंने एंडोस्पर्म इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सभी सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ सीड के अंदर एंडोस्पर्म होता है, कुछ के अंदर नहीं होता। जिनमें होता है उनको एंडोस्पर्मिक और नहीं होता उन्हें नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। जनरली जो डाइकोट सीड होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, और जनरली जो मोनोकोट सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। मैंने ये जो पूरी कहानी सुनाई आपको वो इसी हिस्से में इस तरह की सारी कहानी लिखी गई है। देखिए ये सारी कहानी देखिए, अगर एंडोस्पर्म जैसे पी, ग्राम, बीन, इन सब के एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर्स, ये ऐसे सीड को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्यों? क्योंकि ये डाइकोट सीड है। सम सीड सच एज द कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन फूड इज, और इनको क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। अब आइए मोनोकोट सीड की बात कर लेते हैं। सीड इन जनरली मोनोकोट सीड जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट इसमें भी आपको एक एक्सेप्शन दे दिया, ऑर्किड। देखिए ये ऐसी चीजें होती है जो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनर शायद इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानकर आपसे कभी भी सवाल पूछ ले। इन द सीड ऑफ सीरियल सच एज मेज। इसके बाद ये देखिए, ये आपको मोनोकोट सीड का डायग्राम दिखाया गया है। तो मैंने जैसा बताया था, रेडिकल को कवर करने के लिए देखिए कोलियोराइजा और प्लूमूल को कवर करने के लिए
कोलियोप्टाइल प्रेजेंट होता है, सिंगल कोटिलिडन को स्कूटेलम बोलते हैं, और यहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म के बाहर जो लेयर होती है उसको एल्यूरोन लेयर बोलते हैं, और ये प्रोटीनेशियस लेयर होती है। इसके ये वाली सारी बातें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आइए अब अपन अंतिम पार्ट में चलते हैं। 2016 में यहाँ स्कूटेलम से सवाल आ गया था, मैंने आपको कहा भी था कि ये क्रूशियल पार्ट है। अब देखिए कुछ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है फ्लावरिंग प्लांट के। तो देखिए एक बार तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2025 के अंदर जो है, यहाँ पर ये जो फ्लोरल जब अपन फैमिली पढ़ते हैं और अपन जब लिखना स्टार्ट करते हैं फ्लोरल फैमिली के बारे में, तो सबसे पहले अपन इनके सिंबल्स को पढ़ते हैं। आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा, तो एक बार आप सिंबल्स को रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि 2025 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद देखिए 2 बार क्वेश्चन जो आया वो इधर से आया, 2016 में भी आया, 2022 में आया। 16 वाला जो सवाल था वो ये था कि भाई किसमें जो है आपसे पूछ लिया गया था कि इनमें से कितने ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें स्टेमन का लेंथ अलग अलग होता है। तो 2 साल्विया और मस्टर्ड तो मैंने आपको वहीं बता दिए थे अभी थोड़ी देर पहले। और इसके अलावा ये देखिए इस फैमिली में, यानी ये कौन सी फैमिली है, क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी, इस फैमिली में जो है वो जितने भी आएंगे उन सब के अंदर स्टेमन का लेंथ क्या होगा, अलग अलग। तो आपको इसके मेंबर, आपको जो भी मॉड्यूल मटेरियल दे रखा हो उसमें से क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी को डिटेल में याद कीजिए। 2022 में भी इसी डायग्राम से क्वेश्चन आ गया था। तो एक तो आपको ये फ्लोरल डायग्राम याद रखना है और एक फ्लोरल फॉर्मूला याद रखना है। फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम अगर आप चाहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो में इनकी डिटेल बता दूंगा। वैसे सभी बच्चों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल अब इतना समय नहीं बचा है कि आप ये 0 से सीखें। चलिए फिर एक और फैमिली डिटेल में दे रखी है, सोलेनेसी। बच्चों देखो जनरली तो फैमिली से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन आते हैं आपके फ्लोरल कैरेक्टर से या फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सरप्राइज करने के लिए वो आपको सोलेनेसी के वेजिटेटिव कैरेक्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो देखिए आपको सोलेनेसी में ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है ना। और इसके अलावा जो है वो ये देखिए, ये इसका फ्लोरल डायग्राम है, इस डायग्राम को आप याद रखेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर के एक्सप्लेनेशन है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के एक्सप्लेनेशन है, वो भी आपको बड़े ध्यान से पढ़ने। इसके बाद फिर वही बात, फ्लोरल डायग्राम पढ़ लिया तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं फ्लोरल फॉर्मूला के साथ। ये देखिए फ्लोरल कैरेक्टर है, ये तो आपको ध्यान से पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि रेगुलर क्वेश्चन तो इधर से ही आता है। हाँ, सरप्राइजिंग क्वेश्चन जो है आपको किधर से पूछा जा सकता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर से। तो इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कुछ भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो छोड़ने वाला है। मैंने सारे पॉइंट हाईलाइट करके रखे और ये इसका फ्लोरल फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन है। देखिए अगर फ्लावर की बात करूं तो बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक का साइन बनाया हुआ, बाइसेक्सुअल का साइन बनाया हुआ है। कैलिक्स सेपल का नंबर 5 है और आपस में यूनाइटेड है इसलिए ब्रैकेट लगाया। परसिस्टेंट है, आप देखते होंगे टमाटर और ब्रिंजल के अंदर जो होता है वो ग्रीन वाला पार्ट हमेशा अपने साथ ही आता है जब हम परचेज करके लाते हैं, तो वो परसिस्टेंट है। वेलवेट एस्टिवेशन है, इसका मतलब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। इसके बाद कोरोला में पेटल 5 है, यूनाइटेड है, फिर वही बात ओवरलैप नहीं कर रहे। एंड्रोसियम स्टेमन का नंबर 5 और एपी पेटलस है, मतलब स्टेमन जो है पेटल्स के साथ फ्यूज्ड है, अपन ने पढ़ा भी था, लेकिन स्टेमन आपस में फ्यूज नहीं इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। गाइनोसियम जो है ओवरी जो है वो बाई कार्पलरी, मतलब बेसिकली 2 कार्पल्स होते हैं, है ना, और सिन कार्पस मतलब आपस में जुड़े हुए, ब्रैकेट लगा हुआ है। ओवरी सुपीरियर इसलिए नीचे बार बना रखा है। बाइलोक्यूलर है, मतलब 2 चैम्बर है। प्लेसेंटा स्वलन विद मेनी ओव्यूल, प्लेसेंटा जो फूला हुआ और उसके अराउंड जो है वो सीड लगे हुए, आप चाहे तो टमाटर को काट के देख सकते हैं। और एक्साइल प्लेसेंटेशन है। फ्रूट बेरी और कैप्सूल होता है, सीड मैनी और एंडोस्पर्मिक होते हैं। और इकोनॉमिक इम्पिटेंस की बात करें तो ये आपको एग्जाम्पल याद करने, याद रखना, कोई भी फैमिली याद करो 70% पार्ट जो एग्जाम्पल का होता है, तो आप 1 बाय 1 सारे एग्जाम्पल और उनकी कैटेगरी भी याद रखें। कौन स्पाइसेस की कैटेगरी में आता है, कौन मेडिसिनल प्लांट की कैटेगरी में आता है, कौन ऑर्नामेंटल प्लांट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि पिटूनिया से पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
इस पूरी मॉर्फोलॉजी की कहानी खत्म हुई। मैंने जिस पैटर्न से बताया है आपको हार्डली 2-2.5 घंटे लगेंगे, आपकी पूरी मॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगी, 2 से 3 इस क्वेश्चन का पार्ट खत्म हो जाएगा। अगले हिस्सा लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। वो प्लांट पार्ट तो अपन 30-40 मिनट में ही आसानी से खत्म कर लेंगे, 30 मिनट में आपको पूरी एनाटॉमी याद करवा दूंगा। आई होप कि इस वाले पार्ट में बहुत मजा आया होगा। अगला सेक्शन देखिए, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में एक और नई इंटरेस्टिंग यूनिट है एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग जो है वो एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में, जैसा कि आपको पता है नीट में इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है और बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए रहती है क्योंकि इसमें सिमिलर काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी है। पर जैसा कि आपको पता है कि एक तो एनाटॉमी के कुछ सेक्शन पहले हटा दिए गए हैं, तो जो सेक्शन हट चुके वो तो अब अपने को पढ़ने ही नहीं, सिर्फ 2 ही पार्ट बाकी रहे, एक तो टिश्यू सिस्टम बाकी रहे और एक जो है एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ वाला पोर्शन बाकी रहा है। तो उतने ही हिस्से पर हम लोग फोकस करेंगे। तो आपको जो PYQ वाला सेक्शन है उसमें काफ़ी सारी जगह ऐसी मिलेगी जहाँ पर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस जो है वो हमसे सॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ के हैं, जो इससे पहले ही हट चुका है। इसके अलावा जो है इनिशियली जो टिश्यू वाला पार्ट था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, या फिर परमानेंट में सिंपल परमानेंट टिश्यू थे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, या फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थे जो जाइलम और फ्लोएम, वो सब अब सिलेबस से हट चुके हैं। तो जो हिस्सा सिलेबस से हट चुका है NCERT से हटा दिया, उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर रहती है। लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है उससे अच्छे खासे क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन भी अगर बनते हैं तो आप उसको किस तरह से डील कर देंगे मैं आपको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में बता देता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ ये 2021-2022। मैंने इसके टॉप पे इसलिए लिख रखा है क्योंकि 2021 और 22 में जो क्वेश्चन आए वो कंप्लीट एनाटॉमी से मिलाकर थे, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से ना होकर जो सारे टॉपिक्स है उनसे मिलाकर क्वेश्चन थे। तो जब अपन पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे तो आपसे वो क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहला पेज जो है NCERT का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसमें से कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो इस वक्त रीनीट के टाइम में आपको पढ़ने की जरूरत है। बेसिक पार्ट है, आप नहीं भी पढ़ोगे तो इससे कोई भी क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी नहीं है। मैं सीधा स्विच करता हूं टिश्यू सिस्टम पर, और टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखिए, आप ये NCERT के हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ो, इससे पहले मैं आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ने का पैटर्न बताता हूं कि आपको किस तरह से टिश्यू सिस्टम पढ़ने चाहिए। सेम पैटर्न से अपन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, सेम पैटर्न से अपन वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। तो आप देखिए, मैं आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ना सिखाता हूं। आपको क्या करना है, ये देखिए, आपको ये करना है कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, जो हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इसमें टोटली 3 पार्ट इंक्लूड करते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से? तो सबसे पहले तो होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। दूसरा पार्ट होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा प्लूरल टर्म है, सिंगुलर टर्म होता है स्टोमा। और तीसरा पार्ट होता है एपिडर्मल अपेंडेजेज। एपिडर्मल अपेंडेजेज में 2 चीजें आती है। अपेंडेजेज में 2 चीजें आती है, एक तो होता है रूट हेयर और एक होता है ट्राइकोम। मैं स्टोरी बिगनिंग से स्टार्ट करता हूं एपिडर्मिस के साथ। क्या क्या बातें हैं इसमें से जो याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, कॉमन थिंग है ये सबके अंदर, एपिडर्मिस सभी की सिंगल लेयर्ड होती है। कैसी होगी? सिंगल लेयर। आउटर मोस्ट लेयर है, तो आउटर मोस्ट लेयर का काम क्या होगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। मुझे बताइए, अगर इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस होंगे तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना तो पॉसिबल काम नहीं होगा। इसलिए रेगुलर बात है आपको ध्यान रखनी, इंटरसेल्यूलर स्पेस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। कौन से टिश्यू की बनी होती है? तो पेरेन्काइमा की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेरेन्काइमा की। नाउ सपोज दैट ये किसी प्लांट की एपिडर्मिस वाला पोर्शन है, किसी प्लांट ऑर्गन का।
मान लीजिए रूट का एपिडर्मिस वाला पार्ट है, तो ऐसा होगा, ये सभी सेल्स जो होती है इलोंगेटेड होती है ना, इनके बीच इंटरसेल्यूलर स्पेस होने का कोई चांसेस नहीं है। इसके अलावा ये सबकी सब पेरेन्काइमा की बनी होती है। लेकिन अगर यही एपिडर्मिस लीव्स की हो, तो लीव्स जैसी फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, तो लीफ में अपर पोर्शन पर भी एपिडर्मिस होती है, लोअर पोर्शन पर भी एपिडर्मिस होती है, अपर पोर्शन पर भी और लोअर पोर्शन पर भी। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। जब हम आगे डाइकोट और मोनोकोट लीफ पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कौन से सरफेस को एडेक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं, कौन से सरफेस को एबैक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको क्रूशियल बात यहां पे बताने जा रहा हूं, लीफ जो होती है वहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा होंगे तो ट्रांसपिरेशन होगा। कोई भी प्लांट क्यों चाहेगा कि उसमें ट्रांसपिरेशन हो, तो वो ट्रांसपिरेशनल लॉस को रिड्यूस करना चाहेगा, क्योंकि आपको पता है 99% वाटर जो है ट्रांसपिरेशन में लॉस हो जाता है। तो रिड्यूस करने का क्या तरीका है कि कोई ऐसा मटेरियल लगाओ जो कि ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर दे। तो आप सिंपली एक काम करो, एपिडर्मिस के बाहर की ओर वैक्स लाइक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं क्यूटीन, उसकी लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल। तो लीव्स अगर है तो लीव्स के अंदर एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल क्या होगी, प्रेजेंट होगी। क्लियर। अब जब लीफ की एपिडर्मिस पढ़ेंगे, नीट में मोस्ट प्रोबेबल पार्ट है कि अगर एपिडर्मिस से क्वेश्चन आया तो लीफ वाले हिस्से से आएगा। मैं स्टोमेटा वाले पोर्शन पे आता हूं। मैंने कहा सिंगुलर वर्ड है स्टोमा। एक स्टोमा दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो होती है दो गार्ड सेल। अगर गार्ड सेल डाइकोट प्लांट है तो किडनी और बीन शेप्ड होगी, और अगर मोनोकोट ग्रासेस है तो डंबल शेप होगी। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रासेस में गार्ड सेल का शेप कैसा होता है, तो डंबल शेप। एक और बात याद रखेंगे, इनर वॉल जो होती है वो थिक एंड इलास्टिक होती है, आउटर वॉल थिन होती है। दूसरी बात याद हो गई। तीसरी बात, इन गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यह भी याद रखना है। ये गार्ड सेल है और ये वाला पोर्शन जो है वो है स्टोमेटल पोर। क्लियर। अब देखिए, इन गार्ड सेल को सराउंड करते हुए यहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल्स। ये गार्ड सेल की सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, और जब स्टोमेटा ओपन होता है तो ये गार्ड सेल को हेल्प करती है। ये वाला हिस्सा मैंने बताया गार्ड सेल। अब देखिए, गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर और सब्सिडरी सेल, तीनों को मिलाकर बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ ले स्टोमेटल एपरेटस इंक्लूड, तो आपको याद रखना है 2 गार्ड सेल्स, 1 स्टोमेटल पोर एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स। इतनी सी बात आपको यहां से याद रखनी है। नाउ अगर रूट है, स्टोमेटा का काम क्या होता है? 2 काम स्टोमेटा के। प्राइमरी फंक्शन स्टोमेटा को होता है ट्रांसपिरेशन में हेल्प करना, और दूसरा फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करना। नाउ सोच के देखिए एक बार, रूट क्या ट्रांसपिरेशन करती है? नहीं। तो फिर रूट में स्टोमेटा होने के कोई चांसेस नहीं है, तो रूट में स्टोमेटा एब्सेंट हो गए। स्टेम पे आ जाओ। जब तक स्टेम यंग रहता है तब तक ग्रीन रहता है, तो ट्रांसपिरेशन थोड़ा बहुत होता है। तो यंग स्टेम में तो स्टोमेटा प्रेजेंट, लेकिन मैच्योर स्टेम में स्टोमेटा एब्सेंट। लीफ की बात कर लेते हैं। आप एक बार सोच के देखिए कि ये लीफ ऐसे अरेंज है, ये डाइकोट लीफ है, और ये ऐसे अरेंज है तो ये मोनोकोट लीफ है। ये डाइकोट लीफ, ये मोनोकोट लीफ। आप सोच के देखिए, अगर डाइकोट लीफ का अरेंजमेंट ऐसा है तो अपर सरफेस पे सनलाइट ज्यादा गिर रही है, लोअर सरफेस पे सनलाइट कम गिर रही है। अगर अपर सरफेस पर सनलाइट ज्यादा है, मतलब लाइट से एक्सपोजर ज्यादा है, जितना ज्यादा एक्सपोजर उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। अब मुझे बताइए, अगर इधर से ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा। क्या कोई प्लांट कभी चाहेगा कि उसका वाटर लॉस ज्यादा से ज्यादा हो? नहीं चाहेगा। तो क्या तरीका होता है फिर? एक ही तरीका है। ऐसा तो कह नहीं सकता सन को कि भाई लाइट कम कर, नहीं। क्या कह सकते हैं?
अपर सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर क्या कर दो, कम, लोअर सरफेस पर क्या कर दो, ज्यादा। तो हम क्या बोलते हैं, डाइकोट लीफ में अपर सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर कम या नेग्लिजिबल होता है, लोअर सरफेस पे ज्यादा होता है। मोनोकोट में आ जाओ, दोनों सरफेस लाइट से इक्वली एक्सपोज हो रही है। लाइट से अगर इक्वल एक्सपोज हो रही तो दोनों तरफ से ट्रांसपिरेशन इक्वल हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों सरफेस की और स्टोमेटा का नंबर भी क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला। कितनी बेसिक सी बात है आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि डाइकोट लीफ में अपर सरफेस की ओर स्टोमेटा कम, लोअर सरफेस की ओर ज्यादा। क्योंकि देखो इधर स्टोमेटा कम हो गया तो ट्रांसपिरेशन तो कम हो गया, बट एट द सेम टाइम गैसेस एक्सचेंज भी कम हो गया, तो लोअर सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर बढ़ा दिया, ट्रांसपिरेशन भी कम हो गया, गैसेस एक्सचेंज भी ज्यादा हो गया, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। ये वाला क्या है, दोनों सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर बराबर है, तो दोनों सरफेस से लाइट्स क्यों, क्योंकि दोनों सरफेस पर लाइट से एक्सपोजर भी बराबर है। अच्छा एक बात और सोचो यार, यहां अपर सरफेस पर लाइट से एक्सपोजर ज्यादा है, तो स्टोमेटा के अलावा एक और कौन सी चीज है जिसमें चेंज करके अपन ट्रांसपिरेशन कम कर सकते हैं, क्यूटिकल। देखिए कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, उनको क्या लगता है लीफ की अपर सरफेस पर, डाइकोट लीफ की अपर सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट और लोअर पर एब्सेंट। गलत बात, अपर सरफेस पर स्टोमेटा एब्सेंट और लोअर पर प्रेजेंट। लेकिन कई बार वो ये सोचते हैं कि क्यूटिकल अपर सरफेस पर तो प्रेजेंट होगी, लोअर सरफेस पर प्रेजेंट नहीं होगी। क्यों, कि लोअर सरफेस से लाइट का एक्सपोजर गलत हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसा गलत है, ये स्टेटमेंट हमें चेंज करना चाहिए। अपर सरफेस पर क्यूटिकल की थिकनेस ज्यादा होगी, लोअर सरफेस पर थिकनेस कम होगी। मोनोकोट लीफ में दोनों तरफ क्यूटिकल की थिकनेस बराबर होगी। तो कंक्लूजन क्या है, डाइकोट हो या मोनोकोट हो, क्यूटिकल दोनों ही सरफेस पर होगी। डाइकोट में अपर सरफेस की और क्यूटिकल की थिकनेस ज्यादा होगी, लोअर की तरफ कम होगी। मोनोकोट में दोनों सरफेस पर क्यूटिकल की थिकनेस बराबर होगी। अब आ जाते हैं तीसरी बात पर, रूट हेयर एंड ट्राइकोम्स। रूट हेयर चाहे डाइकोट रूट हो और चाहे मोनोकोट रूट हो, दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहली बात, ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, ये थिन वॉल्ड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। अब मुझे बताओ इनका ओरिजिन कहां से हो रहा है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का हिस्सा, मतलब एपिडर्मिस से ओरिजिन हो रहा है। अगर एपिडर्मिस से ओरिजिन हो रहा है मतलब आउटर मोस्ट लेयर है, तो अगर आउटर मोस्ट लेयर है तो ओरिजिन में क्या हो गए, एक्सोजीनस हो गए ओरिजिन में। ठीक है, अब आते हैं ट्राइकोम पर। ट्राइकोम केवल डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होगा, मोनोकोट स्टेम में ट्राइकोम नहीं होता। दूसरी बात, ये मे भी सॉफ्ट हो सकते हैं और मे भी स्टिफ हो सकते हैं, मे भी ब्रांच्ड हो सकते हैं, मे भी अनब्रांच्ड हो सकते हैं। लेकिन ये इसलिए फेमस नहीं है ट्राइकोम कि ये सब कैरेक्टर है इनके अंदर। ट्राइकोम क्यों फेमस है, ट्राइकोम जो होता है वो एक स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ये कोई स्टेम हो गया, इस स्टेम पर लाइट से एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है, तो ट्राइकोम जो होते हैं ना इस तरह से स्टेम की सरफेस को कवर करके रखते हैं। तो एक तो क्या किया, सरफेस को कवर जितना ज्यादा करके रखेंगे ट्रांसपिरेशन उतना कम होगा। दूसरी बात, ट्राइकोम स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करता है। जब कभी कोई इंसेक्ट इस स्टेम पर आकर बैठता है तो वो यहां पर ट्रैप हो जाता है। ट्रैप हो जाने के बाद जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसी से इस प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है। तो देखिए ट्राइकोम के दो काम है, एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना और एक ट्रांसपिरेशनल लॉस को रिड्यूस करना। बच्चों अगर आपने इतना सब पढ़ लिया ना एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में, तो मान के चलिए कि ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके रीनीट के लिए। चलिए मैं नेक्स्ट पोर्शन पे फिर से स्विच करता हूँ। देखिए हम यहाँ पर पहुँच रहे थे, जो बातें मैंने आपको बताई कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो ये देखिए, एक तो एपिडर्मल सेल इंक्लूड होती है जिसके बारे में अपन ने बात कर ली, दूसरा स्टोमेटा इंक्लूड होता है, और उसके बाद एपिडर्मल अपेंडेजेस में दो चीजें इंक्लूड कर रखे हैं अपन ने, एक तो ट्राइकोम और एक रूट हेयर। अब देखिए सबसे पहले ये एपिडर्मिस के बारे में क्या क्या बोल रहा है। एपिडर्मिस सबसे पहले तो आउटर मोस्ट लेयर है, उसके बाद इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज। मैंने बोल दिया कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं रखना है तो उन सेल्स का शेप इलोंगेटेड होना ही पड़ेगा, तभी इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट करना पॉसिबल है। तो कॉम्पैक्टली अरेंज होगा। मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूं। ये देखिए, विच फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस लेयर। ऑब्वियसली बात है आउटर मोस्ट ए कॉन्टिन्यूस लेयर होगी, तभी तो जो है वो
इंटरसेलुलर स्पेस को जो है एब्सेंट कर पाएगी। इसके बाद यूजुअली सिंगल लेयर्ड, जैसा मैंने बताया कि एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है। इसके बाद मेडअप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स, ये बात भी मैं आपको बता चुका, विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड ए लार्ज वैक्यूल। पेरेन्काइमेटा सेल प्लांट सेल है, और प्लांट सेल में आपको भी पता है वैक्यूल का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद ए वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड द क्यूटिकल। क्यूटिकल तो प्रेजेंट होती है, लेकिन याद रखना क्यूटिकल रूट में नहीं होती है, किसमें होती? स्टेम में, विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। आप सोच के देखिए, अगर रूट में क्यूटिकल होगी तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट, स्टोमा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ठीक, अब स्टोमा जो स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, मैंने दो फंक्शन बताए, और गैसियस एक्सचेंज दूसरा फंक्शन हो गया। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 किडनी और बीन शेप्ड सेल्स नोन एज गार्ड सेल्स विच एनक्लोजेस द स्टोमेटल पोर। किडनी और बीन शेप्ड गार्ड सेल तो याद रखना है, लेकिन याद रखना ये डाइकोट में होता है ऐसा, ठीक है। इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डंबल शेप। दो बातें इंपॉर्टेंट हो गई कि डाइकोट में तो किडनी और बीन शेप्ड, और यहां पर जो है डंबल शेप्ड। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन एंड द इनर वॉल्स टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकन्ड। मैंने आपको पहले बोल दिया, इनर वॉल थिक एंड इलास्टिक होती है, आउटर वॉल थिन होती है। द गार्ड सेल पोसेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ऑब्वियसली बात है, इसीलिए तो नाम इनका पड़ा है गार्ड सेल। गार्ड सेल का मतलब ये हो गया कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करना। इसके बाद समटाइम ए फ्यू एपिडर्मल सेल। अब किसकी बात पे आ गया? ये बात पे आ गया सब्सिडरी सेल्स की। अब कैसे बोल रहा है ये? इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज एंड आर नोन एज सब्सिडरी सेल्स। द स्टोमेटल aperture, guard cell and the surrounding subsidiary cells are together called the stomatal apparatus। मैंने बोला आपको कि स्टोमेटल एपरेटस का डेफिनेशन ध्यान में रखना है। देखिए 2018 के एग्जाम के अंदर यहाँ पर जो है वो ग्रासेज में जो गार्ड सेल का शेप कैसा होता है वहाँ से क्वेश्चन आ गया था 2016 में। 18 में वहाँ से आ गया था, 2016 के अंदर जो है वो सब्सिडरी सेल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये दोनों ही बातें आपको पढ़नी है। इसके अलावा ये डायग्राम की लेबलिंग आपको याद रखनी है, कभी भी एग्जाम में लेबलिंग से सवाल पूछा जा सकता है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट पर आता हूँ। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ हेयर, द रूट हेयर आर यूनिसेलुलर। पहली बात मैंने बता दी थी कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है ना, एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ऑन द स्टेम एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। अब ट्राइकोम की क्या क्या खास बात है ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। देखिए द ट्राइकोम इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर, रूट हेयर ऑलवेज यूनिसेलुलर, ट्राइकोम जनरली मल्टी सेलुलर। दूसरी बात, दे मे बी ब्रांच्ड और मे बी अनब्रांच्ड, दे मे बी सॉफ्ट और दे मे बी स्टिफ, दे मे इवन बी सिक्रेटरी। मैंने बताया कि जब स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं तभी वो इंसेक्ट को ट्रैक कर पाते हैं। द ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। मैंने बोला स्टेम की सरफेस को कवर करते तो ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस कर देते। मेरे कहने का मतलब ये जो इतनी बिखरी बिखरी बातें थी मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के अंदर बता दी है। आप वीडियो को पॉज करके वो फ्लो चार्ट एक बार जो है फिर से देख लेना, तो आपके लिए वो बड़ा आसान रह जाएगा। ये सारी इतनी लंबी चौड़ी बात आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बहुत छोटी सी डिटेल दे रखी है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वेस्कुलर बंडल कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। वेरी सिंपल, प्लांट का बॉडी तीन ही टाइप के टिश्यू सिस्टम से मिलकर बना होता है मेनली। एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है और एक वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। तो एपिडर्मल और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अलावा जो बचा वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज सच एज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। देखिए ये थोड़ी सी जो है इस पूरे पैराग्राफ में जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स के बारे में टिश्यू सिस्टम के, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में नहीं बताया गया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टोटल 5 डिफरेंट परमानेंट टिश्यू है। 3 तो सिंपल परमानेंट टिश्यू पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और 2 कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के पार्ट है। तो बचा हुआ हिस्सा जो है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, मैक्सिमम जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट होता है वो यही 3 टिश्यू बनाते हैं।
Parenchymatous cells are usually present in cortex, pericycle, pith and medullary rays in the primary stem and root. मैं आपको बताता हूँ, प्लांट बॉडी का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो पेरेनकाइमा का ही बना होता है। कैसे? जिसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? एपिडर्मिस पेरेनकाइमा की है। उसके नीचे कौन आता है? कॉर्टेक्स पेरेनकाइमा का है। उसके नीचे एंडोडर्मिस पेरेनकाइमा की है। उसके नीचे पेरिसाइकिल पेरेनकाइमा की है। सेंटर में पिथ पेरेनकाइमा है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट पेरेनकाइमा का ही बना होता है। इसके बाद द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड मीजोफिल। मैं आपको बताता हूं, देखिए ये कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, ये सारे वर्ड जो है ना अपन डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट और डाइकोट स्टेम में इस्तेमाल करते हैं। जब अपन लीफ पढ़ने लगते हैं, डाइकोट और मोनोकोट लीफ, तब अपन ये वर्ड ही नहीं यूज करते। क्या वर्ड यूज करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। फिर से देखिए, ये लीफ की अपर एपिडर्मिस, ये लीफ की लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों के बीच का जो भी एरिया होता है ना, दोनों के बीच का एरिया, इसलिए वर्ड यूज किया मीजो। और लीफ में एरिया है इसलिए वर्ड यूज किया मीजोफिल। मतलब लीफ का मिडिल पोर्शन के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं मीजोफिल। तो लीफ में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वर्ड ना यूज करके या कॉर्टेक्स एंड पिथ वर्ड ना यूज करके वर्ड यूज करते हैं मीजोफिल। ठीक? और फिर इस एरिया के अंदर जो सेल प्रेजेंट होगी उनको मीजोफिल सेल्स बोलेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। हमारा जो नेक्स्ट हिस्सा है वो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अगेन यहां पर काफी बिखरा बिखरा दे रखा है, 2015 में भी क्वेश्चन आ गया था। मैं आपको वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एक साथ एक फ्लो चार्ट में समझा देता हूं, आप समझिए। सभी लोग ध्यान दीजिए। टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम की, टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल की बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं। देखिए, एक होता है रेडियल और एक होता है कॉन्जॉइंट। एक रेडियल और एक कॉन्जॉइंट। आप लोग याद रखेंगे, आर फॉर रेडियल एंड आर फॉर रूट। तो सबसे पहली बात, रेडियल वेस्कुलर बंडल रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब रेडियल क्या होता है समझिए, बहुत सिंपल सा है रेडियल अरेंजमेंट। आप ऐसा समझिए, एक तो आप हमेशा पीपी याद रखेंगे, पी फॉर फ्लोएम एंड पी फॉर पेरिफ्री। फ्लोएम हमेशा पेरिफ्री की ओर होगा। किधर की ओर होगा? पेरिफ्री की ओर। और जाइलम, देखिए मैं फ्लोएम को ग्रीन कलर से दिखा देता हूं, तो फ्लोएम हमेशा किधर की तरफ? पेरिफ्री की तरफ। ये मान लीजिए फ्लोएम, ये भी फ्लोएम, फ्लोएम 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 फ्लोएम। फ्लोएम किधर की तरफ है? पेरिफ्री की तरफ। और जाइलम किधर की तरफ है? जाइलम है सेंटर की ओर। सपोज दैट ये है जाइलम। कई बार तो बच्चे ये डायग्राम भी गलत बना जाते हैं। देखिए ये फ्लोएम और ये जाइलम। अब सभी लोग इस पे ध्यान दो। यहां पे देखिए, ये सेंटर पार्ट हो गया, तो ये रेडियल डायरेक्शन होगी, ये रेडियल डायरेक्शन, ये रेडियल, ये रेडियल, ये रेडियल। तो एक बात क्या समझ आई कि जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से डिफरेंट रेडियाई पर है और एक दूसरे के अल्टरनेट भी प्रेजेंट है। देखिए फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम। जब जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पर प्रेजेंट हो और एक दूसरे के अल्टरनेट प्रेजेंट हो, तब वर्ड यूज करते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। चाहे डाइकोट रूट हो या मोनोकोट रूट हो, दोनों के अंदर ही इस तरह का अरेंजमेंट होता है। अच्छा, एक खास बात देखिए, मैंने जाइलम ऐसा बनाया है, आप एक बात नोटिस कीजिए, ये वाला पार्ट मैंने नैरो रखा है, ये वाला पार्ट मैंने ब्रॉड रखा है। पता है क्यों? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये प्रोटोजाइलम है। कौन सा हिस्सा है? प्रोटोजाइलम। और ये वाला हिस्सा कौन सा है? मेटाजाइलम है। हम कहते हैं जिधर प्रोटोजाइलम होता है वैसा नाम रखते हैं। प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं एग्जार्च। क्या बोलते हैं? अगर प्रोटोजाइलम अंदर, देखिए कितनी खूबसूरत बात है। अगर इस डायग्राम को मैं ऐसा ना करके ऐसा कर देता ना तो ये गलत हो जाता। याद रखिए, अगर एनटीए ने ठान लिया कि इनसे सवाल गलत कराना है
और ऐसे 4 डायग्राम बना के दे दी और किसी में इसकी डायरेक्शन बदल दी तो बच्चे पकड़ भी नहीं पाएंगे कि यहाँ पर एक्जार्च और एंडार्च देखना था आपको, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रेडियल वेस्कुलर बंडल में वेस्कुलर बंडल डिफरेंट रेडियाई पर होते हैं, और दूसरी बात याद रखनी है कि जो यहाँ पर एक्जार्च कंडीशन होती है। अब मैं आता हूं कॉन्जॉइंट पे। देखिए कॉन्जॉइंट का मतलब होगा कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेम रेडियस पर प्रेजेंट होंगे, लेकिन सेम रेडियस पर भी 2 कंडीशन है, एक तो कॉन्जॉइंट ओपन एंड एक होता है कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। कॉन्जॉइंट ओपन क्या होता है ऐसा समझिए, कॉन्जॉइंट ओपन क्या होता है ये देखिए, फिर से एक बार इधर ध्यान देंगे। ये देखिए मान लीजिए ये वेस्कुलर बंडल, ये बीच में मेरिस्टेमेटिक सेल की कोई थिन लेयर, इसको नाम देते कैम्बियम, ठीक। अब मैंने बोला हमेशा पीपी को याद रखना, पी फॉर फ्लोएम एंड पी फॉर पेरिफेरी। तो ये तो हो गया फ्लोएम बाहर की ओर और ये हो गया जाइलम अंदर की ओर। इस बार देखिए जाइलम और फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पर है। मैंने कहा जब सेम रेडियस पर होंगे तो बोलेंगे कॉन्जॉइंट, और अलग अलग रेडियाई पर होंगे तो बोलेंगे रेडियल। दूसरी बात समझो, बीच में कैम्बियम है। आपको पता है ग्रीक लैंग्वेज में वेस्कुलर बंडल के लिए वर्ड यूज किया जाता है फेसिकल, और क्योंकि ये जो कैम्बियम है मेरिस्टेमेटिक सेल की थिन लेयर है, ये वेस्कुलर बंडल के अंदर है, विद इन दी वेस्कुलर बंडल हो तो वर्ड यूज करेंगे इंट्रा, और अगर बिटवीन द वेस्कुलर बंडल हो तो वर्ड यूज करेंगे इंटर। यहां विद इन दी वेस्कुलर बंडल ये मेरिस्टेमेटिक सेल की थिन लेयर प्रेजेंट है तो बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब जो कैम्बियम होती है वो मेरिस्टेमेटिक सेल की लेयर है, और अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स है तो डिवाइड करने का एबिलिटी है, और जिसमें डिवीजन का एबिलिटी होता है मतलब उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए वर्ड यूज किया दे आर ओपन फॉर द ग्रोथ। तो वर्ड यूज किया कॉन्जॉइंट एंड ओपन। देखिए अभी तक इतना भारी सवाल पूछा नहीं है, लेकिन किसी दिन अलग अलग पूछ लिया ना, कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है और ओपन का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा कॉन्जॉइंट सिर्फ इस बात को दिखाता है कि दोनों सेम रेडियस पर है, लेकिन ओपन इस बात को दिखाता है कि इनमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स की थिन लेयर यानी कैम्बियम प्रेजेंट है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कॉन्जॉइंट क्लोज क्या होने वाला है। बस आपको इतना याद रखना है कि बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है, दोनों सेम रेडियस पर है तो कॉन्जॉइंट, और दोनों के बीच में कोई कैम्बियम नहीं है तो बोल दिया कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। ये वाला कॉन्जॉइंट एंड ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल तो प्रेजेंट होता है डाइकोट स्टेम के अंदर, और कॉन्जॉइंट एंड क्लोज वाला होता है एक तो मोनोकोट रूट के अंदर, और चाहे डाइकोट लीफ हो या मोनोकोट लीफ, जो दोनों के अंदर ही कॉन्जॉइंट एंड क्लोज। तो अपनी बुक में टोटल 6 ही स्ट्रक्चर है, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ। सबके बारे में मैंने टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल बता दिए। रूट के अंदर डाइकोट हो या मोनोकोट रेडियल वेस्कुलर बंडल होंगे। जो स्टेम है उसमें बात करूं तो डाइकोट स्टेम में कॉन्जॉइंट एंड ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल होंगे, और लीफ और मोनोकोट रूट के अंदर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल होंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। ये देखिए हम लोग जो है टिश्यू वाले पोर्शन पे फिर से मैं आता हूं। ये देखिए जितनी भी पार्ट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं कि डाइकोट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होती, मतलब आपको ये सारी लैंग्वेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और मोनोकोट में देखिए वेस्कुलर बंडल है नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम, तो इसके कारण इनको कॉन्जॉइंट क्लोज बोलते हैं। और जाइलम एंड फ्लोएम विद इन ए वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर एंड अलोंग द डिफरेंट रेडियाई, तो इसके लिए रेडियल वेस्कुलर बंडल वर्ड यूज किया है। आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट याद रखना है। कॉन्जॉइंट टाइप के वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेम रेडियस पर प्रेजेंट है तो कॉन्जॉइंट वर्ड यूज किया है। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल जो है वो स्टेम में भी होते हैं और लीफ में भी होते हैं। डाइकोट स्टेम में कॉन्जॉइंट एंड ओपन होते हैं, मोनोकोट स्टेम में कॉन्जॉइंट एंड क्लोज होते हैं, और लीफ चाहे डाइकोट हो या मोनोकोट हो दोनों के अंदर ही कॉन्जॉइंट एंड क्लोज। और आखिरी बात, द कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम।
मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आप सिर्फ पीपी को याद करें, पी फॉर फ्लोएम एंड पी फॉर पेरिफेरी, तो आपको याद रह जाएगा कि हमेशा बाहर की तरफ होता है। इसके बाद एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट्स है, तो सबसे पहले डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट। अब देखिए बच्चों, इसमें ना बच्चे बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ते हैं, मैं आपको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट पार्ट बताता हूँ कि आप उसमें से अगर इतना पार्ट पढ़ गए, देखिए 2018 में यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है और 2018 में क्वेश्चन है, फिर एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से सवाल आ जाए। मैं आपको इन दोनों में 16 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको इन दोनों में 23 में भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। मैं आपको इनमें 4 डिफरेंस बताऊंगा, 4 के अलावा 5वां डिफरेंस पूछने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये देखिए वो 4 डिफरेंस, इसके बाद अपन स्क्रीन पर आएंगे फिर से, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं। आपको एक तरफ लिख लेना है डाइकोट रूट, डाइकोट रूट, और एक तरफ मोनोकोट रूट। मैं 4 डिफरेंस बता रहा हूं, इसमें से 5वां डिफरेंस हो ही नहीं सकता, और यही 4 संभावनाएं क्वेश्चन पूछने की। देखिए पॉइंट नंबर 1, शुरुआत करते पेरिसाइकिल से, है ना, पेरिसाइकिल से। डाइकोट रूट में पेरिसाइकिल जो होता है उसके 2 काम है, एक लेटरल रूट बनाना और दूसरा, सेकंड पॉइंट, वेस्कुलर एंड कॉर्कैम्बियम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मोनोकोट में एक ही काम है, लेटरल रूट फॉर्मेशन करना। मुझे बताओ लेटरल रूट का ओरिजिन कहां से हुआ? पेरिसाइकिल से। पेरिसाइकिल अंदर का पोर्शन हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए कहते हैं लेटरल रूट ओरिजिन में एंडोजीनस होती है, जबकि रूट हेयर कहां से ओरिजिनेट हुए थे? एपिडर्मिस से। इसीलिए वो ओरिजिन में क्या है? एक्सोजीनस है, क्योंकि एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है। अब अगर ये याद रह गया है तो दूसरा डिफरेंस भी याद रह जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ। ऑब्वियसली बात है कि जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगी उसी में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। तो डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट और मोनोकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। मैं तीसरे पार्ट पे आता हूं। इसके बाद आगे वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल दोनों के अंदर कॉमन क्या है? वेस्कुलर बंडल में रेडियल और एक्सार्च कंडीशन, दोनों के अंदर ही रेडियल और एक्सार्च कंडीशन। लेकिन डिफरेंस किस चीज में? नंबर में। कैसे? देखो एनसीईआरटी में तो 2 to 4 दे रखा है, लेकिन इन जनरल 2 to 6 होता है। वेस्कुलर बंडल का नंबर 2 से 6 तक हो सकता है। किसमें? डाइकोट रूट में। तो 2 के लिए वर्ड यूज करते हैं डाइआर्च और 6 के लिए वर्ड यूज करते हैं हेक्सार्च। तो डाइआर्च टू हेक्सार्च कंडीशन, ठीक। इसमें क्या होता है? नंबर जो है वो मोर देन 6 होता है, तो वर्ड यूज करते हैं पॉलीआर्क। ये तीसरा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। एक और डिफरेंस बता देता हूं, पिथ। डाइकोट रूट में स्मॉल एंड लेस डेवलप्ड, मोनोकोट रूट में लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। और एक आखिरी पार्ट जो मैं हर साल बच्चों को बोलता हूं कि अगर कभी रूट का कोई हिडन क्वेश्चन है तो वो ये है, पूछ भी लिया था लेटेस्ट टाइम में, कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होते हैं? अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। वेस्कुलर बंडल के बीच में, जहां जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेटिवली प्रेजेंट थे, उनके बीच में जो पेरेनकाइमेटस सेल थी उन्हीं को बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। एक तो ये पेरेनकाइमा के बने होते हैं दोनों के अंदर, चाहे डाइकोट रूट हो या मोनोकोट रूट हो। लेकिन दूसरी बात क्या है? कंजक्टिव टिश्यू जो होते हैं
वो हेल्प इन वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ गया होगा, सर वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो कौन कौन बनाएगा? आपने कंजक्टिव टिश्यू का भी बोल दिया और आप बोल रहे हैं कि पेरिसाइकिल भी यही काम करती है। यस, जब पहले कभी सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाते थे तो हम बताते भी थे कि डाइकोट रूट में जो वेस्कुलर कैम्बियम बनती है वो पहले बनना स्टार्ट होती है कंजक्टिव टिश्यू वाले पार्ट से, लेकिन वो इनकम्प्लीट होती है। तो बचा हुआ पोर्शन कौन बनाता है? तो हम कहते हैं जो वेस्कुलर बंडल के ऊपर जो पेरिसाइकिल का पोर्शन होता है ना, वो बची हुई वेस्कुलर कैम्बियम बनाता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम दो जगह से बनती है, एक पेरिसाइकिल से और एक कंजक्टिव टिश्यू। अब आप कहोगे कि सर मोनोकोट में जो है वो तो कंजक्टिव टिश्यू वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनाएगी? मोनोकोट में तो वेस्कुलर कैम्बियम होती नहीं। तो यहां पर ये मैच्योरिटी की स्टेज में स्क्लेरेनकाइमा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने इतना पॉइंट याद कर लिया तो किसी भी साल जब तक नीट का सिलेबस ये रहेगा तब तक इसके अलावा कोई नई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपसे इधर से कोई सवाल पूछ ले। अब मैं आ जाता हूं उस डायग्राम पर जो हम लोग जो है बात कर रहे थे। देख लीजिए यहां पर ये देखिए, सबसे पहले जब रूट अपन पढ़ना स्टार्ट किए थे, डाइकोट रूट का डायग्राम है। आउटर मोस्ट लेयर रूट है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस से अराइज होने वाले रूट हेयर, इन दोनों के बारे में अपन बात कर चुके। देखिए कॉर्टेक्स रीजन की सेल्स, रूट का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर को लेकर कौन जाएगा ऊपर? जाइलम लेकर जाएगा, मतलब वाटर को यहां से यहां तक ट्रेवल करना है। तो ये कॉर्टेक्स वाला एरिया पूरा पार करेगा, बड़ा एरिया है। आप मुझे बताओ, आपको पानी को यहां तक लेकर आना है तो आप क्या चाहोगे कि रास्ता इजी हो या टफ हो? इजी हो, लेस रेजिस्टेंस हो। लेस रेजिस्टेंस कैसे होगा? जब सेल्स के बीच इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा, इसीलिए तो ओवल और स्फेरिकल शेप की है ताकि इंटरसेल्यूलर स्पेस बना रहे। तो कॉर्टेक्स रीजन में इंटरसेल्यूलर स्पेस बना हुआ है। एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है, इसकी जो एंडोडर्मिस रीजन की सेल्स होती है, मैंने यहां पर अंडरलाइन भी कर दिया है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती है, एक तो वो सिलेंड्रिकल और बैरल शेप्ड होती है, एक इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। अच्छा, इनकी रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर है ना सुबेरिन का डिपोजिशन होता है जो कि वाटर इम्परमिएबल होता है। और उसकी डिस्कवरी सबसे पहले कैस्पेरी नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसका नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, है ना। तो आपको याद रखना है रूट की एंडोडर्मिस जो होती है उस पर कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, राइट। अब आते हैं इस बात पर, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज ए फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स रेफर टू एज पेरिसाइकिल। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स, ठीक है। अब देखिए आपको एक और बढ़िया क्वेश्चन दिखाता हूं जो 2018 में भी पूछा गया था, आप इस बात को समझिए। देखिए सबसे बाहर रूट है, उसके बाद एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद ये एंडोडर्मिस, ये जो पिंक कलर वाला लेयर आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए एंडोडर्मिस के अंदर और क्या क्या है, एक तो पेरिसाइकिल है, एक ये वेस्कुलर बंडल है और एक सेंटर मोस्ट पोर्शन पिथ है, ठीक। और एंडोडर्मिस में ठीक बाहर की तरफ क्या है? कॉर्टेक्स। तो एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि बताइए एंडोडर्मिस किन किन के बीच बॉर्डर की तरह काम करती है? तो एक तो हो गया कॉर्टेक्स और दूसरा हो गया पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल और पिथ। पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल पिथ को मिला के बोलते स्टील, पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल और पिथ को मिला के बोलते स्टील। तो क्वेश्चन ये हो गया कि एंडोडर्मिस किनके बीच बॉर्डर की तरह काम करता है? तो अंदर वाला सारा एरिया स्टील और बाहर वाला सारा एरिया कॉर्टेक्स। तो आंसर था कॉर्टेक्स और स्टील के बीच। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ये टर्म एडिशनल याद रखनी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। देखिए कंजक्टिव टिश्यू के बारे में बता चुका हूं, नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल के बारे में बता, मैं जिस चीज की बात करता, ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल एंड पिथ टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट स्टील। 2016 में पूछा गया था, सॉरी। इसके बाद अपन आते हैं मोनोकोट रूट के अंदर, 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि देखिए मोनोकोट रूट में एज कंपेयर टू डाइकोट रूट विच आर फ्यूअर जाइलम बंडल, दे आर यूजुअली मोर देन 6, तो पॉलीआर कंडीशन बोलेंगे। इसके अलावा पिथ लार्ज एंड वेल डेवलप होगी, ये भी बता दिया। इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बात है पेरिसाइकिल का सिर्फ एक ही काम बचेगा, क्या कि जो है ये लेटरल रूट फॉर्मेशन करेगी। अच्छा 2015 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है ना, कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है किसमें नहीं होता, तो आंसर है मोनोकोट
रूट के अंदर नहीं होता। ये तो बात हो गई डाइकोट और मोनोकोट रूट की। आइए डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम को कंपेयर कर लेते हैं। मुझे पढ़ने में और पढ़ाने में सबसे आसान लगता है डाइकोट और मोनोकोट स्टेम। क्यों? क्योंकि डाइकोट स्टेम में जो पढ़ना है वो सब डाइकोट स्टेम में पढ़ना है, मोनोकोट स्टेम में पढ़ने लायक कुछ है ही नहीं। ये देखिए, मैं 1 बाय 1 आपको सारी बातें बताता हूं। 2021 में मोनोकोट स्टेम से क्वेश्चन आया हो, आप तो सिर्फ डाइकोट स्टेम पे फोकस कीजिए। ये देखिए, डाइकोट स्टेम वाला पार्ट फोकस करते हैं अपन। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए डाइकोट स्टेम के बारे में। मैं सबसे बाहर से स्टार्ट करता हूं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से। सबसे बाहर होता है एपिडर्मल हेयर। ये कौन है? ट्राइकोम। मैंने कहा था ट्राइकोम सिर्फ डाइकोट स्टेम में होता है, मोनोकोट स्टेम में नहीं होता। इसकी तारीफ में क्या क्या बात है वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर हाइपोडर्मिस। यहां पर हाइपोडर्मिस बता देता हूं आपको, डाइकोट स्टेम की जो हाइपोडर्मिस होती है ना, वो कोलेनकाइमा की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोलेनकाइमा की। याद रखना है, कई बार हाइपोडर्मिस ना लिख के सीधा कोलेनकाइमा लिख देते हैं। हाइपोडर्मिस के बाद नेक्स्ट लेयर होती है जनरल कॉर्टेक्स। वो जनरल कॉर्टेक्स जो है वो पेरेनकाइमा की बनी हुई है। तो ये पेरेनकाइमा लिखा हुआ है ना, ये और कुछ भी नहीं बल्कि जनरल कॉर्टेक्स है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर आ गई एंडोडर्मिस। बनी हुई तो ये भी पेरेनकाइमा की होती है, पर मैं आपको एक खास बात बताता हूं, रूट की एंडोडर्मिस पर तो सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, उनको तो बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रेप। इनकी एंडोडर्मिस पर स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, तो इनको बोलते हैं स्टार्च शीथ। शीथ मतलब होता है कवरिंग, है ना, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्टार्च शीथ। किसमें प्रेजेंट होता है? स्टेम की एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस के बाद नेक्स्ट लेयर है पेरिसाइकल। रूट की पेरिसाइकल जो थी वो किसकी बनी हुई थी? पेरेनकाइमा की बनी हुई थी। याद रखना, ये पेरेनकाइमा प्लस स्क्लेरेनकाइमा दोनों से मिलकर बनी होती है। बुक में इतना अच्छे से मेंशन नहीं है, मैं मेंशन करके दिखाता हूं आपको। देखिए, पेरिसाइकल का वो पोर्शन जो वेस्कुलर बंडल के ऊपर होता है, ये वाला पार्ट, ये तो बना होता है स्क्लेरेनकाइमा का। किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का। अच्छा, ये जो दो वेस्कुलर बंडल के बीच का हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये बना होता है पेरेनकाइमा का। दो डिफरेंट टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको हेट्रोजीनस इन नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कई बार पूछ लेते हैं ना हेट्रोजीनस वर्ड, तो अपन सडनली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि ये जो है पेरेनकाइमा प्लस स्क्लेरेनकाइमा दोनों की बनी होती है। अच्छा, इसके बाद पेरिसाइकल के अंदर की तरफ वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल के बारे में अपन पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि कॉन्जॉइंट होते हैं और ओपन टाइप के होते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहां पर वेस्कुलर बंडल रिंग लाइक मैनर में प्रेजेंट है। कैसे? इसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, रिंग लाइक मैनर में प्रेजेंट होना। दूसरी खास बात बताता हूं, ये देखिए, ये बाहर की तरफ, मैंने कहा आपको हमेशा याद रखना है P फॉर फ्लोएम एंड P फॉर पेरिफेरी, और अंदर की तरफ जाइलम। लेकिन आप जाइलम में भी एक बात पे ध्यान दीजिए, जाइलम का ये पोर्शन नैरो और ये पोर्शन ब्रॉड है। जो नैरो पोर्शन होता है वो तो हमेशा ही कौन सा होता है? प्रोटोजाइलम। और जो ब्रॉड पोर्शन है वो कौन सा होता है? मेटाजाइलम। मैंने आपको कहा था कि नोमेनक्लेचर किसके अकॉर्डिंग करना है? प्रोटोजाइलम की पोजीशन के अकॉर्डिंग। प्रोटोजाइलम किधर की ओर है? अंदर की ओर है, तो कंडीशन को क्या बोलेंगे? एंडार्क। क्या बोलेंगे? तो स्टेम में एंडार्क कंडीशन होती है। इसके बाद देखिए, ये पूरा सेंट्रल पोर्शन पिथ है। इस पिथ के पेरिफेरल पार्ट से यहां से कुछ रेज निकलती है, जो इस तरह से वेस्कुलर बंडल के बीच में से होती हुई पेरिसाइकल तक पहुंच जाती है। बस इन रेज को बोलते हैं पिथ रेज या मेड्यूलरी रेज। क्या बोलते हैं? पिथ रेज या मेड्यूलरी रेज। इतनी सी बात आपको डाइकोट स्टेम में याद रखनी है। मैं क्यों कहता हूं कि मुझे स्टेम पढ़ाना सबसे आसान लगता है? अब देखिए, ये तो हमने डाइकोट स्टेम की बात कर ली। अब हम नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं। मोनोकोट स्टेम में इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे? तो सुनिए, मोनोकोट स्टेम में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए, मोनोकोट स्टेम में बहुत आसान है। ओ माय गॉड, ये देखिए, मोनोकोट स्टेम में किस तरह से चीजें आसान है मैं आपको ये बताता हूं।
ये मोनोकोट स्टेम की बात कर रहे हैं हम लोग। 1 मिनट, ये देखिए मोनोकोट स्टेम में क्या है। मोनोकोट स्टेम, डाइकोट और मोनोकोट में डिफरेंस बताता हुआ चलूंगा, आपको इजीली याद रह जाएगा। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, मोनोकोट स्टेम में भी प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस के अंदर की ओर नेक्स्ट लेयर होती है हाइपोडर्मिस, मोनोकोट स्टेम में भी प्रेजेंट होती है। बस मोनोकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है, डाइकोट स्टेम में कोलेनकाइमा की बनी होती है। डिफरेंस के तौर पर याद रखना है ना। मैंने कहा कि डाइकोट स्टेम में ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं, मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होते हैं। इसके बाद जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल पिथ, ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है किसके अंदर, मोनोकोट स्टेम के अंदर। मोनोकोट स्टेम में सीधा ये पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू वेस्कुलर बंडल का बना होता है, और इसमें वेस्कुलर बंडल भी रिंग लाइक मैनर में नहीं होते, बिखरे हुए होते, लेकिन इनके बिखरने में भी एक डेफिनेट पैटर्न होता है। वो डेफिनेट पैटर्न क्या होता है, लार्ज साइज के वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो तो सेंटर में होते हैं, और स्मॉल साइज के जो होते हैं वो पेरिफ्री की ओर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कॉन्जेंट एंड क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं। और एक बात और याद रखेंगे आप कि इनमें 2 बातें बता देता हूं। एक तो फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है, एक तो ये बात आपको याद रखनी है ना। एक इनमें वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती है। ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होते हैं। और तीसरी बात बता देता हूं, इनमें वेस्कुलर बंडल के अराउंड जो है ना वो बंडल सीथ प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, बंडल सीथ, जो कि स्क्लेरिन का सभी के अराउंड प्रेजेंट होता है, लेकिन अपन समय बचाएंगे तो ज्यादा बातें नहीं लिखेंगे। बंडल सीथ किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। किसका, स्क्लेरेनकाइमा का। बस इतनी सी बात अगर आपने याद रख ली तो मोनोकोट स्टेम में इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। क्लियर। चलिए अब अपन बात करते हैं, आखिरी पोर्शन में आ जाते हैं। अपना आखिरी पोर्शन जो है वो जो हमारा डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम के बाद हम बात करें डाइकोट एंड मोनोकोट लीफ के बारे में। ये देखिए मोनोकोट स्टेम के बारे में, स्क्लेरेनकाइमा का हाइपोडर्मिस बना होता है। कंपेयर में याद रखना है, डाइकोट का किसका बना होता है, कोलेनकाइमा का। मोनोकोट में स्क्लेरेनकाइमा। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, वहां पर रिंग लाइक मैनर में, यहां स्कैटर्ड, ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ। ए लार्ज इनकॉन्स्पिशियस कॉन्स्पिशियस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। मैंने कहा कि पूरा ग्राउंड टिश्यू किसका बना होता है, पेरेन्काइमा का, लेकिन कोई कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल पिथ जैसी कोई लेयर नहीं होती है। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रल वन। मैंने बता दिया सेंटर वाले बड़े भी होंगे और लूजली अरेंज होंगे, पेरिफेरी वाले छोटे होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट है, मैंने बता दिया। 2 इंपॉर्टेंट बातें, और एक वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है। ये 2 बातें अगर आपको याद रख लेते हो तो इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आखिरी पोर्शन है, फटाफट कंपेरिजन चार्ट देख लीजिए आप लोग। अब जो बताऊंगा वो एकदम जादू की तरह होगा। लीफ में ये बातें अगर आप समझ गए तो आपको सब कुछ आ गया। सबसे पहली बात देखिए, लीफ में डाइकोट और मोनोकोट दोनों के डायग्राम दे रखे। अपर सरफेस को बोलते हैं एडेक्सियल, लोअर सरफेस को बोलते हैं एबेक्सियल। अपर सरफेस को एडेक्सियल, लोअर सरफेस को एबेक्सियल। ठीक, इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, डोर्सी वेंट्रल लीफ। डी फॉर डाउन, तो ये हो गया डोर्सल और ये हो गया वेंट्रल सरफेस। लेकिन मोनोकोट में ऐसा डोर्सल और वेंट्रल जैसे कोई वर्ड यूज नहीं किए जाते। अब आ जाते हैं, इधर अपर सरफेस की ओर स्टोमेटा का नंबर कम, लोअर सरफेस की ओर ज्यादा। इधर अपर सरफेस की ओर और लोअर सरफेस की ओर दोनों तरफ बराबर। ये स्टोमेटा है। यहां जो गार्ड सेल प्रेजेंट होगी वो किडनी और बीन शेप्ड होगी। क्यों? क्योंकि ये डाइकोट है। ये क्या है? मोनोकोट। तो इसमें कैसी होगी? डंबल शेप्ड होगी। ये तो आपका, अच्छा, इसमें दोनों तरफ क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट, इसमें भी दोनों तरफ क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट। यहां दोनों तरफ क्यूटिकल की थिकनेस बराबर होगी क्योंकि लाइट से एक्सपोजर इक्वल है। यहां पर अपर सरफेस की और क्यूटिकल की थिकनेस कम होगी और लोअर ज्यादा होगी और लोअर सरफेस की तरफ कम होगी। क्यों? क्योंकि अपर सरफेस लाइट से ज्यादा एक्सपोज हो रहा है। लेकिन यहां जो इंटरेस्टिंग बात पूछी जाती है ना, वो ये होता है कि जो मोनोकोट लीफ होती है
उस मोनोकोट लीफ में अपर एपिडर्मिस की कोई एक सेल साइज में लार्ज हो जाती है, मतलब वो मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल हुई, अंदर से एकदम खाली हो जाती है और कलरलेस होती है। सो लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल को बुलीफॉर्म सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुलीफॉर्म सेल। अब एक बार नोटिस कीजिए, सपोज दैट यहां की कोई सेल बड़ी हो गई है, अगर इसके अंदर वाटर फिलअप हो गया तो मेरा हाथ का सरफेस स्ट्रेट रहेगा, लेकिन अगर कभी वाटर स्ट्रेस कंडीशन हुई तो ये सेल जो होती है वो फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगी। जैसे जैसे फ्लैसिड होते चले जाएगी, देखिए मेरे हाथ को धीरे 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 अंदर की ओर मोड़ रही है। जैसे जैसे मेरा हाथ अंदर की ओर मोड़ रहा है, मेरे हाथ का सरफेस एरिया क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। सरफेस एरिया कम होगा तो लाइट से एक्सपोजर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लाइट से एक्सपोजर कम हो जाएगी तो ट्रांसपिरेशनल लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पूछा जाता है कि बुलीफॉर्म सेल्स किस में हेल्प करती है, तो हम कहते हैं वाटर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर ट्रांसपिरेशनल लॉस को रिड्यूस करने का काम करती है। देखिए इसके बाद अपन नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। ये तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात हो गई। अब आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। मैंने पहले ही बोल दिया, अपर सरफेस लोअर सरफेस बीच के सारे एरिया को मेसोफिल लीफ का मिडिल पोर्शन, मेसोफिल लीफ का मिडिल पोर्शन। लेकिन यहां मेसोफिल रीजन की सेल्स और यहां की मेसोफिल सेल्स रीजन की सेल्स में डिफरेंस देखिए। यहां अपर सरफेस प्योर एक से जो दो लेयर है वो सेल्स इलोंगेटेड है, और यहां से इनके बाद से लगाकर लोअर सरफेस तक की सारी सेल्स ओवल और स्फेरिकल है। यहां पे सारी सेल्स ही ओवल और स्फेरिकल है। तो हम कहते हैं यहां मेसोफिल को दो पार्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। इनको बोला पैलिसेड मेसोफिल, इनको बोला स्पॉन्जी मेसोफिल। मैं इनमें जो डिफरेंस बताऊंगा आपको वो याद रखना है। सबसे पहली बात, ये 1 to 2 लेयर्ड, ये मैनी लेयर्ड। दूसरी बात, ये इलोंगेटेड, ये ओवल और स्फेरिकल। ये देखिए मोर ग्रीन नजर आ रहे हैं। अपर सरफेस की ओर लाइट का एक्सपोजर ज्यादा है, तो लाइट को किस लिए यूज करता है प्लांट? फोटोसिंथेसिस में। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा होगा। आपको तो पता ही है कि लाइट के स्पेक्ट्रम का कौन सा पार्ट मिनिमम एब्जॉर्ब होता है? जब हम पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन 400 to 700 नैनोमीटर फोटोसिंथेसिस में पढ़ते, तो उनमें से लाइट का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा तो एब्जॉर्प्शन होता है? ब्लू और रेड का। मिनिमम एब्जॉर्प्शन किसका होता है? ग्रीन का। तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन किसका हुआ? ग्रीन का। तो अपर सरफेस की ओर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, तो मैक्सिमम पार्ट कौन सा एब्जॉर्ब होगा? ब्लू और रेड। मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कौन होगा? ग्रीन। लोअर सरफेस की ओर क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या है? कम। तो मिनिमम जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर कम है, तो इसका मतलब लाइट से एक्सपोजर भी जो लाइट ग्रीन लाइट का रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? कम होगा। यही कारण है कि डाइकोट लीफ में अपर सरफेस लोअर सरफेस के कंपेयर में ज्यादा ग्रीन नजर आती है। देख के बता सकते हो कौन सा डाइकोट लीफ है और कौन सा मोनोकोट लीफ। अपर सरफेस देखिए ज्यादा ग्रीन है, डाइकोट है। लोअर सरफेस कम ग्रीन है, मतलब डाइकोट है। और दोनों सरफेस इक्वली ग्रीन है, मतलब मोनोकोट है। अब देखिए, तो मैंने 3 डिफरेंस बता दिए आपको। अब आते हैं अपन कि अगर इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस, अच्छा इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस क्यों नहीं है? लॉजिकली सोचो, इधर क्यों नहीं है और इधर क्यों है? मुझे बताओ। इधर की तरफ स्टोमेटा का नंबर कम है, स्टोमेटा का नंबर कम है, इसका मतलब ट्रांसपिरेशन होने के चांसेस ना के बराबर है। इसका मतलब वाटर के लिए स्पेस चाहिए ही नहीं। इधर के लिए ट्रांसपिरेशन होने के चांसेस ज्यादा है, तो यहां पर वाटर के लिए स्पेस चाहिए। यहां दोनों सरफेस इक्वली लाइट से एक्सपोज हो रही है, मतलब दोनों ही तरफ से ट्रांसपिरेशन होने वाला है। इसलिए देखिए सेल्स का शेप कैसा है? ओवल या स्फेरिकल। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। तो यहां पर तो मेसोफिल को पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड किया गया है। यहां पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सिर्फ मेसोफिल को सिंपली मेसोफिल ही बोल दिया गया है। 4 बातें मैं बताता हूं, इसके कंपैरिजन में याद रखेंगे। देखिए मैंने इसको कहा 1 to 2 लेयर्ड थिक, इसको कहा मल्टी लेयर्ड थिक, इसको मैं बोलूंगा मल्टी लेयर्ड। ये मैं बोलूंगा इलोंगेटेड, ये मैं बोलूंगा ओवल और स्फेरिकल, ये सारी की सारी ओवल और स्फेरिकल। ये मैं बोलूंगा कि इनमें जो है वो इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होंगे, इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होंगे, और इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होंगे। इसके बाद इनमें अपर सरफेस की ओर क्लोरोप्लास्ट का नंबर, पैलिसेड में क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा है, स्पॉन्जी में कम है। यहां पर सभी में क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या होगा? इक्वल होगा। अगर इतनी बातें याद रखते हैं तो इससे बियॉन्ड कोई चांसेस नहीं है कि आपको कोई नया सवाल पूछ ले। सीधा मैं वेस्कुलर बंडल पे आता हूं। एक बात तो आपको पता ही होगी कि लीफ के अंदर वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड क्लोज टाइप के होते हैं, तो क्योंकि लीफ के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ तो पॉसिबल नहीं है। एक दूसरी बात क्या याद रखनी, इनमें जो वेस्कुलर बंडल को सराउंड करने वाला पार्ट है उनको बोलते हैं बंडल शीथ। तो बंडल शीथ जो होता है यहां पे पेरेनकाइमा का बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोकोट स्टेम में बंडल शीथ स्क्लेरेनकाइमा का था, यहां पे डाइकोट लीफ एंड मोनोकोट लीफ में बंडल शीथ जो है वो किसका बना हुआ है? पेरेनकाइमा का बना हुआ है। एक और बात, जो आखिरी बात जो आपको याद रखनी है, जाइलम हमेशा अपर सरफेस की ओर होगा और फ्लोएम हमेशा
लोअर सरफेस की ओर होगा। ये आपको थोड़ा सा ईयर लॉन्ग क्लास में तो इसकी भी डिटेल बताते हैं, पर फिलहाल के लिए रट के याद रखिए कि जाइलम ऊपर की ओर और फ्लोएम नीचे की ओर होगा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जो है वो AR बताता हूं। यहां से मैंने जब आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी तो मैंने क्या बोला था कि लीफ का जो लीफ लेमाइना होता है उसमें जो वेन्स वाला पोर्शन होता है, वेस्कुलर बंडल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब डाइकोट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन में जो वेन्स होती है वो जैसे जैसे लेमाइना के मार्जिन की ओर जाती है उनका डायमीटर कम होता चला जाता है। अब वेस्कुलर बंडल वेन के अंदर बैठा हुआ है, तो जहां डायमीटर ज्यादा वहां वेस्कुलर बंडल का साइज बड़ा, और जहां डायमीटर कम वहां वेस्कुलर बंडल का साइज भी छोटा होगा। मोनोकोट लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन में वेन्स का डायमीटर थ्रू आउट द लेमाइना इक्वल रहता है, और वेस्कुलर बंडल किसके अंदर बैठा हुआ है? वेन्स के अंदर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब वेन्स का डायमीटर इक्वल है तो वेस्कुलर बंडल का साइज भी इक्वल होगा। ये वो रीजन है जिसकी वजह से डाइकोट लीफ में तो वेस्कुलर बंडल का साइज अनइक्वल होता है, जबकि मोनोकोट लीफ में वेस्कुलर बंडल का साइज इक्वल होता है। बस इतनी सी बात है बच्चों, इसके अलावा कुछ भी पूछने के कोई भी चांसेज नहीं है। मैंने सारी चीजें इसमें कवर कर दी है। ये हाईलाइटेड पोर्शन है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। बाकी मैंने जितना कवर करवा दिया, जो जो पॉइंट मैंने लिखवाए जिस तरीके से बताया, अगर आप उस तरह से कंपेरिजन करके याद रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। ये जो भी पॉइंट है, जो जितना पॉइंट मैंने बोले हैं वो सारे पॉइंट हाईलाइटेड हैं, तो आप एक बार जो है इन सभी पॉइंट को देख लीजिए। मैंने हो सकता है इससे ज़्यादा ही कवर किया हो, कुछ चीज़ें ऐसी हो जो मैंने एडिशनल बता दी हो आपको, तो उतना पोर्शन आपको याद रखना है। बाकी मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि आप लोगों को एनाटॉमी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि एक डायग्राम लेके बैठ जाइए। फिर जो आप देखिए 2019 में क्वेश्चन आया बुलीफॉर्म सेल से, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया, तो आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी होती है कि एक डायग्राम लेके बैठ जाओ, हर एक लेयर को एक्सप्लेन कर लो, 10-15 मिनट में पूरी एनाटॉमी रिवाइज हो जाती है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल सेल डिवीजन, उसमें आएंगे। एक बार आप PYQ सॉल्व कर लीजिए इसके बारे में, है ना, और PYQ सॉल्व करने के बाद जो पैटर्न मैंने बताया उससे पढ़ लीजिए, तो आपका एनाटॉमी वाला पोर्शन और मॉर्फोलॉजी वाला दोनों आसानी से क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।